रखा गया है। हाउस का निर्णय नहीं है, हमारी कमेटी का निर्णय था। कमेटी के बाद का निर्णय था, जो कमेटी के बाद वहाँ की कोई हाउस का निर्णय नहीं। जो कमेटी हाउस के निर्णय को ये बीएससी की कमेटी का अपमान किया। एक मिनट, ये गलत है। अभय जी, बीएससी की कमेटी की रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत की गई और सदन ने उस कमेटी की रिपोर्ट को स्वीकार किया है, इसलिए ये सदन का फैसला है। मैं ये कहता हूँ कि उससे पहले भी हाउस का फैसला था। हाँ, और उस आज भी जो है वो हाउस का ही फैसला है। आपने 24 घंटे में आज भी जो फैसला हुआ है हाउस का अपमान किया आप लोगों ने। इसके लिए जिस कमेटी ने निर्णय लिया है उसको हाउस में माफी मांगनी चाहिए। हाउस ने उसको स्वीकार किया है, हाउस ने स्वीकार किया है, हाउस ने स्वीकार किया। स्वीकार, हाँ बिल्कुल, आप दोनों फैसले इसके अंदर जांच होती है जी। अगर इसमें जांच हाईकोर्ट से कराई जाती है। नहीं देखिए, ये कमेटी का निर्णय है। ये जो हाउस का फैसला नहीं था, हाउस का निर्णय है। ये मैं पूछूं, कमेटी की रिपोर्ट, हाउस का निर्णय बड़ा होता है, कमेटी की निर्णय के पश्चात हाउस के अंदर कमेटी का निर्णय रखा गया और हाउस ने सर्वसम्मति से उस निर्णय लेकर के हाउस के अंदर दोबारा निर्णय कोई भी चीज आ सकती है, पहले पुनर्विचार किया जा सकता है। लगाई थी हाउस के अंदर कोई भी सारे मेंबर थे, सबने ये कहा था। देखिए, हाउस इज सुप्रीम, हाउस इज सुप्रीम। आप 1 मिनट में बदल गए, आपने हाउस का अपमान किया। हाउस से सुप्रीम, ये निर्णय भी जो कहा है, अपमान किया आप, ये हाउस सुप्रीम आप लोगों ने अपमान किया। ये जो कमेटी की रिपोर्ट हाउस के अंदर रखी गई, हाउस ने उस कमेटी की रिपोर्ट को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। तो फिर आपको कम से कम किसी एक्सपर्ट को बुला करके पूछ लेना चाहिए था भी हमें क्या। चलिए, मेरे लिए तो सारे एक्सपर्ट ये है, हाउस मेरे लिए सबसे बड़ा एक्सपर्ट है। आपने तो हमेशा हाउस का अपमान करने का ठेका ले रखा। ठीक है, वो आपके पास है, मेरे पास नहीं है। हाँ जी, मैं जो सही बात कह रहा हूँ। ठीक, आप अपना प्रस्ताव किसी से भी पूछ करके देख ले। ठीक कि 3 आदमी बैठ करके फैसला नहीं कर सकते। चलिए, ये पूरे हाउस का फैसला मानना पड़ेगा। हाउस के फैसले को हाउस रिकंसिडर कर सकता है और उसके ऊपर पुनर्विचार कर सकता है और निर्णय ले सकता है। ये मामला बैठ गया। ठीक, एक दूसरे को बचाने के लिए सर, नहीं सर, एक दूसरे को बचाने के लिए सदस्य के द्वारा और स्पीकर को ये कहना कि आपने हाउस को गुमराह करने का या आपने हाउस को इंसल्ट करने का ठेका ले रखा है, मैं इसका विरोध करता हूं। ये शब्द वापस लेना चाहिए। ये सरासर स्पीकर की इंसल्ट है एंड इट इज नॉट टॉलरेबल। नहीं, इस पे वॉकआउट भी कर दो। फिर आप हाउस के फैसले का विरोध करते हो। मैं क्या करूंगा? आप नहीं होते कुछ मुझे बोलने वाले। आप टू स्पीक टू द स्पीकर। मैं इस मान सदन का ध्यान एकत्रीय लोकहित के विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। महोदय, अभी हाल ही में जींद जिले में सरकारी स्कूल में प्राचार्य द्वारा छात्राओं के यौन उत्पीड़न के कई मामले प्रकाश में आए हैं। कई छात्राओं ने तो जांच कमेटी के सामने जाकर के अपने बयान भी दर्ज कराए हैं, परंतु बहुत सारी छात्राएं ऐसी भी रही होंगी जो सामाजिक दबाव के कारण सामने नहीं आ पा रही। यह मामला और भी संगीन हो जाता है जब स्कूल के प्राचार्य द्वारा यह घिनौना कृत्य किया गया। इस मामले में पिछले वर्ष भी छेड़छाड़ की शिकायतें आई थी, जिन पे उस समय कोई कार्रवाई नहीं की गई, क्योंकि प्राचार्य द्वारा किए गए इन कृत्यों के उनके स्टाफ के लोग भी जरूर सम्मिलित रहे होंगे, अन्यथा यह मामला जल्दी ही उजागर हो सकता था। प्रदेश में जहां सरकार ये नारा दे रही है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, परंतु सरकारी मशीनरी बेटियों के यौन शोषण को बढ़ावा दे रही है। प्रदेश की जनता में सरकार के प्रति गहरा रोष व्याप्त है। यह एक गंभीर मसला है तथा इस तरह के मामले भविष्य में न्याय इसके लिए सरकार द्वारा ये कदम उठाए गए हैं। अतः सरकार इस सदन में अपना वक्तव्य दे। धन्यवाद। श्री बलराज कुंडू जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं इस सदन का ध्यान एक अति लोकहित के विषय की ओर दिलवाना चाहता हूं। पिछले दिनों जींद जिले के जो स्कूल के प्रांगण में के संदर्भ में माननीय पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने काफी गंभीर टिप्पणी की है कि हरियाणा के स्कूलों में सुविधाओं की कमी व बेटियों के साथ यौन उत्पीड़न के मामले बढ़ रहे हैं। शिक्षा विभाग ने कोर्ट में शपथ पत्र देकर यह समय माना है कि हरियाणा के 131 सरकारी स्कूलों में पीने का पानी, 236 स्कूलों में बिजली कनेक्शन, 538 स्कूलों में लड़कियों के लिए शौचालय तक नहीं है
हालत इतने बुरे हैं कि बच्चों के बैठने के लिए 8240 कमरों की कमी है। 27,000 अध्यापकों के स्थायी पद खाली पड़े हैं, जबकि शिक्षा विभाग ने 10,275 करोड़ रुपए की ग्रांट बिना उपयोग किए वापस कर दी है। क्या ऐसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का सपना पूरा होगा? अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे अनुरोध है, इस गंभीर विषय पर सदन में विस्तार से चर्चा कराई जाए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय। भारत भूषण बत्रा जी। Speaker, sir, I have been allowed to make the supplementary, but I would like to give some details of the incidents also. जो प्रस्ताव आपने रखा पहले because it is in my. You are to read your resolution. I have to read the जो रेजोल्यूशन किया है वो पढ़िए, फिर उसके बाद करें। रेजोल्यूशन सिर्फ पढ़ना है जी, ठीक है, थैंक यू सर। स्पीकर सर, हम निम्नलिखित सदस्य सदन का ध्यान एक अति महत्वपूर्ण विषय की ओर दिलाना चाहते हैं कि वर्ष 2015 में हरियाणा प्रदेश के पानीपत जिले में देश के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा छात्राओं के लिए बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के अभियान की शुरू की थी, परंतु अब प्रदेश में इसकी वास्तविक स्थिति बेहद ही दुखद व शर्मसार साबित हुई है। पिछले 6 वर्षों में जींद जिले में 142 छात्रों के साथ हुआ यौन शोषण के मामले में हाल में उजागर हुए हैं, लेकिन सरकार ने इस संबंध में दिखावे के लिए ही कार्रवाई की है। सरकारी विद्यालयों में छात्राओं के साथ बढ़ते यौन शोषण के मामले में उनके अभिभावकों की रातों की नींद उड़ा दी है। इसके अलावा प्रदेश के विश्वविद्यालयों में छात्रों के लिए मूलभूत सुविधाएं जैसे छात्राओं के लिए अलग शौचालय की व्यवस्था, पीने का पानी, बिजली व विद्यालय परिसर सीमा में सुरक्षा इत्यादि का अभाव, सरकार इस बारे में कोई सुरक्षात्मक कदम नहीं उठा पा रही है। यह स्थिति प्रदेश के लिए बहुत चिंताजनक है। सरकार की शिक्षा नीति 2020 के तहत छात्राओं को उचित शिक्षा देने में असफल साबित हुई है। सरकार केंद्र और प्रदेश के योजनाओं के तहत विद्यालयों में शिक्षा प्रदान करने की गुणवत्ता में सुधार नहीं कर पाई है और विद्यालयों के लिए आधारभूत संरचना के बजट को सही तरीके से अमल में नहीं पा रही है। अतः सरकार उपरोक्त विषय पर इस सदन में अपना व्यक्तित्व दे। थैंक यू। शर्मा। अध्यक्ष महोदय जी, स्कूलों में सुविधाओं की कमी एवं बेटियों के साथ यौन उत्पीड़न बारे में श्रीमान जी विषयांकित मामले में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि हरियाणा में स्कूलों में सुविधाओं की काफ़ी कमी है, जिसके कारण बच्चों को परेशानी का सामना करना पड़ता है तथा दिन प्रतिदिन स्कूलों में बेटियों के साथ यौन उत्पीड़न की शिकायतें आ रही हैं। सरकार सदन को बताए कि स्कूलों में सुविधाओं को पूर्ण करने एवं बेटियों की रक्षा के लिए क्या कदम उठा रही है। श्रीमती किरण चौधरी जी। ये पढ़ूं क्या? हाँ, पढ़ दीजिए। अगर प्रश्न पूछना है तो प्रश्न पूछिए। पढ़ भी देती हूँ, प्रश्न भी पढ़ दीजिए। मैं इस महान सदन का ध्यान एक अति लोक हित के विषय की ओर दिलाना चाहती हूँ कि हरियाणा राज्य में महिलाओं के प्रति अपराध का हब जो है बनता जा रहा है। भाजपा सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था, जो कि आज महिलाओं के लिए एक अभिशाप बन गया है। पिछले वर्ष की NCRB रिपोर्ट से पता चलता है कि पूरे देश में महिला अपराध 0.5% बढ़े, जबकि हरियाणा में 57% अपराध दर्ज हुए और हरियाणा देश का तीसरा सबसे ज्यादा महिला अपराधिक प्रदेश बन गया है। अभी हाल ही में ऐसी बहुत सारी नाबालिग लड़कियों के साथ बलात्कार एवं छेड़छाड़ की घटनाएं हुई हैं। विशेषकर शिक्षण संस्थानों में नाबालिग छात्राओं के साथ प्रधानाचार्य पद पर तैनात शिक्षक ऐसी शर्मनाक घटनाओं में सम्मिलित हैं। उचाना में जो घटना हुई उसकी जांच के लिए CGI तक
पहुंचना पड़ा, तब कहीं जाकर सरकार ने कुछ संज्ञान लिया। इस प्रधानाचार्य ने ऐसी हरकतें कई नाबालिग छात्राओं के साथ की हैं, परंतु इसके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं हुई। ऐसे ही एक और घटना जींद के सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल ने भी की थी। गांव मनकावास, जिला चरखी दादरी की एक 11वीं की नाबालिग छात्र के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश राजीव पुत्र धर्मपाल के खिलाफ महिला थाना दादरी में दिनांक 2/12/2023, जिसमें अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है और वो पूरी तरह से अभी तक फरार हैं। अगर अपराधियों के खिलाफ एवं शिक्षण स्थानों में नाबालिगों की सुरक्षा के लिए विशेष प्रबंधन न किए गए तो आने वाले समय में इस तरह के अपराध और तेजी से बढ़ेंगे, जिससे निपटने में प्रशासन भी नाकामयाब हो जाएगा। अध्यक्ष जी, इसमें मैं खाली एक मिनट पहले जरा, क्योंकि प्रश्न जिस हिसाब से ये आपके प्रस्ताव आए हुए हैं उसी हिसाब से पहले श्री अभय सिंह जी चौटाला प्रश्न पूछ सकते हैं। सप्लीमेंट प्रश्न भी नहीं पूछता मैं तो इसमें इस मामले में बहुत सारी चर्चा हो रही है। सॉरी, मेरी फ्लाइट है, मैं एक सुझाव दे के जा रहा हूं आपको, अगर आपको ठीक लगे तो उस पर अमल कर लेना। इस इश्यू में बहुत सारी चर्चाएं हो रही, 15 तारीख से लेकर के तीनों दिन के तीनों सेशन में इस पर चर्चा होती रही। अपनी अपनी तरफ से एक दूसरे पे बहुत एलिगेशन भी लगे, बचाने की भी बहुत कोशिशें की गई। बजाय इन सब पे ये मामला बहुत गंभीर है। इसमें मेरा एक सुझाव है कि ये इस तरह के जितने भी मामले हैं जो यौन शोषण से जुड़े हुए, जो बहन बेटियों से जुड़े हुए हैं, उन सब मामलों को फास्ट कोर्ट में लेकर के जाओ और फास्ट कोर्ट से ही इन मामलों का जल्दी से जल्दी निपटारा कराओ, दोषियों को सजा दिलवाओ। अगर दोषी को जल्दी सजा मिलेगी, फास्ट कोर्ट, अगर दोषी को जल्दी सजा मिलेगी तो फिर आप ये मान करके चलो दूसरा कोई इस तरह की हिम्मत नहीं कर पाएगा और उसके बचाव करने वाले लोग भी इस बात से डरेंगे कि मामला फास्ट कोर्ट में है, वो भी बचाव नहीं कर पाएंगे। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि बजाय इस मामले पे ज्यादा चर्चा करने के इसको फास्ट कोर्ट में लेकर के जाओ। जितने भी मामले हैं, ये अकेला ये मामला नहीं, इस तरह के और भी मामले, चाहे वो स्पोर्ट्स से संबंधित मामले थे, बच्चों की तरफ से कंप्लेंट अपने कोचेज के खिलाफ आई हुई थी, जो बताए गए थे कि इतने इतने दिनों तो कोर्ट में लंबित है, चल रहे हैं मामले, उन सारे इश्यूज को आप लेकर के जाओ ताकि जल्दी से जल्दी बहन बेटियों को न्याय मिले और आइंदा कोई हिम्मत ना कर सके। धन्यवाद, धन्यवाद। माननीय स्कूल शिक्षा मंत्री अपना वक्तव्य प्रस्तुत करें। श्रीमान जी, राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय उचाणा मंडी जींद में उक्त विद्यालय के प्राचार्य करतार सिंह द्वारा किए गए यौन उत्पीड़न का मामला सरकार के संज्ञान में है। हम सरकार द्वारा इस मामले में ठोस कदम उठाए गए हैं। मामला सरकार के संज्ञान में आते ही दोषी प्राचार्य को दिनांक 27/10/2023 को निलंबित कर दिया गया था। जैसे ही प्रथम दृष्टा यौन उत्पीड़न के आरोप प्रमाणित हुए, उसे दिनांक 11/12/2023 को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। इसके अतिरिक्त प्रारंभिक जांच रिपोर्ट के अध्ययन उपरांत तथा मामले की गंभीरता को देखते हुए राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय उचाणा मंडी जींद के 17 स्टाफ सदस्यों को भी इस विद्यालय से अन्य विद्यालयों में स्थानांतरित कर दिया गया है। सरकार विद्यालय में जाने वाले सभी बच्चों, विशेषकर छात्राओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार स्कूली छात्राओं, विशेषकर सरकारी विद्यालयों की छात्राओं को शिक्षित एवं सशक्त करने के लिए विभिन्न प्रशिक्षण और आत्मरक्षा कार्यक्रम चला रही है। इस कार्यक्रम में रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत शिक्षण वर्ष 2021-22 में कक्षा 6 से 12वीं की लगभग 1,25,000 छात्राओं को आत्मरक्षा के लिए प्रशिक्षित किया गया। शैक्षणिक वर्ष 2022-23 में 6ठी से 12वीं की लगभग 1 लाख छात्राओं को प्रशिक्षित किया गया। वर्ष 2023-24 में 1,25,000 छात्रों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है और इस वर्ष अब तक कक्षा 6ठी से 12वीं की लगभग 87,000 छात्रों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। वह शेष छात्रों को इस शैक्षणिक वर्ष के सत्र के अंत तक प्रशिक्षित कर दिया जाएगा।
विद्यालय में बच्चों को एक सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने निम्नलिखित निर्णय भी लिए हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग हरियाणा के सहयोग से राज्य के सरकारी विद्यालयों में सभी शिक्षकों को संवेदनशील बनाने के लिए एक संयुक्त संवेदीकरण कार्यक्रम तैयार किया गया है। दिसंबर 2023 एवं जनवरी 2024 के दौरान सभी प्राचार्यों, मुख्याध्यापकों को पॉस्को व पॉस्को अधिनियम का प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए डीओ, डीडब्ल्यू, डाइट, बीओ, बीआरपी और एबीआरसी के मासिक निगरानी स्वरूप में शामिल किया जा चुका है। राजकीय विद्यालयों में बुनियादी सुविधाओं और बुनियादी ढांचे के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा CWP संख्या 23,384 आप 2017 अमरजीत सिंह व अन्य बनाम हरियाणा सरकार व अन्य में पारित आदेश दिनांक 15/3/2023 की अनुपालना में वित्तीय वर्ष 2012-13 से 2022-23 के लिए 2012-13 से 2022-23 के लिए विद्यालय शिक्षा विभाग के बजटीय आवंटन व्यय की अतिरिक्त सरेंडर बजट के संबंधी डाटा माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 17/5/2023 के शपथ पत्र के माध्यम से उपलब्ध कराया जा चुका है। उपरोक्त शपथ पत्र के माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय को अवगत कराया गया था कि सरकारी विद्यालयों में बुनियादी सुविधाओं के रूप में 131 विद्यालयों में पीने के पानी की सुविधा, 236 में बिजली कनेक्शन, 1047 में लड़कों के शौचालय तथा 538 में लड़कियों के शौचालय उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता है। इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए विद्यालय शिक्षा विभाग द्वारा प्राथमिकता के आधार पर दिनांक 26/5/2023, 31/5/2023, 4/6/2023 को सभी विद्यालयों में बुनियादी सुविधाओं के संबंध में पाई गई कमियों को दूर करने के लिए प्राथमिकता के आधार पर 49 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई थी एवं 131 स्कूलों में पीने का पानी, 1047 स्कूलों में लड़कों के शौचालय, 538 स्कूलों में लड़कियों के शौचालय तथा 236 स्कूलों में बिजली कनेक्शन जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा चुकी हैं। सरकार सभी राजकीय विद्यालयों में आवश्यक बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है एवं इसके लिए निरंतर प्रयास कर रही है। विद्यालय शिक्षा विभाग को वर्ष 2023-24 के लिए वित्तीय विभाग से दिनांक 30/10/2023 को 300 करोड़ के अनुरूप बजट सहित बजट के रूप में कुल 580 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं। इस उपलब्ध बजट में से विभाग द्वारा अब तक लगभग 317 करोड़ रुपए की स्वीकृतियां जारी की जा चुकी हैं तथा शेष राशि की स्वीकृति जल्द ही जारी की प्रक्रिया चल रही है। कुल 8,240 अतिरिक्त कक्षा कक्ष, 5,630 अन्य कक्ष व 321 चारद्वारी की आवश्यकता के विरुद्ध 4,506 कंपाउंड अतिरिक्त कक्षा कक्ष, अन्य कमरे और चारद्वारी स्वीकृत किए जा चुके हैं। इनमें से 663 कंपोनेंट पूरे हो चुके हैं, 1,604 कंपाउंड प्रगति पर हैं, 2,239 कंपाउंड टेंडरिंग की प्रक्रिया में हैं। चालू वित्त वर्ष में लगभग 1,000 कंपोनेंट मंजूर किए जाने की संभावना है। सरकार द्वारा आवश्यकताओं को यथाशीघ्र पूरा करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। पिछले 10 वर्षों में 2012-13 से 2022-23 के दौरान केंद्रीय प्रयुक्त योजनाओं सहित अनुमानित बजट 1,29,203.13 करोड़ रुपए के विरुद्ध हमें 1,18,312.83 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई थी। उक्त अवधि के दौरान विद्यालय शिक्षा विभाग द्वारा कुल 1,07,636 करोड़ रुपए का उपयोग कर लिया गया था। इन वर्षों के दौरान 1,18,312.83 करोड़ रुपए के संशोधित बजट में से 10,675.99 करोड़ रुपए का उपयोग नहीं किया जा सका। यह गैर उपयोगिता विभिन्न बजट उपायों, वेतन घटक की गैर खपत आदि के कारण थी।
जहां तक वर्तमान में शिक्षकों के रिक्त पदों का प्रश्न है, तो राज्य के राजकीय विद्यालयों में शिक्षकों की 26,303 पद रिक्त हैं। सरकार रिक्त पदों को जल्द से जल्द भरने के लिए प्रतिबद्ध है। नियमित नियुक्ति हेतु पीजीटी एवं टीजीटी के 12,101 पद हेतु मांग पत्र पहले ही भर्ती एजेंसियों को भेजा जा चुका है एवं शिक्षकों की कमी पूरा करने के लिए शिक्षकों के 8,446 खाली पदों को अनुबंध आधार पर भरने के लिए हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड को अनुरोध पत्र भेजा जा चुका है। पदोन्नति आधार पर भरे जाने वाले रिक्त पद भी शीघ्र ही शिक्षकों की पदोन्नति से भर लिए जाएंगे। इस प्रकार सरकार प्रत्येक सरकारी विद्यालय में शिक्षक उपलब्ध कराने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रही है। धन्यवाद। माननीय सदस्यगण, मैं सदन को जानकारी देना चाहता हूं कि राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल नलवा जिला हिसार के विद्यार्थीगण तथा अध्यापकगण आज सदन की कार्यवाही देखने के लिए दर्शक दीर्घा में हैं। मैं अपनी तथा सारे सदन की तरफ से इनका स्वागत करता हूं। अब बलराज कुंडू जी प्रश्न पूछ सकते हैं। धन्यवाद अध्यक्ष जी। मंत्री जी ने पूरा विवरण दिया, क्या क्या डेवलपमेंट क्या क्या किया। मैं तो एक बात पहले तो ये पूछना चाहता हूं और एक सदन में एक बात भी रखना चाहता हूं, अपना एक सुझाव भी, कि ये जो इस प्रकार के मामले, ये भी एक प्रश्न जैसा ही है, ये गलत नहीं पूछ रहा। प्रश्न पूछ लो, जो भी पूछ लो। वो ये है कि जो ये मुद्दे हैं इस पर चर्चा हमें उन बेटियों का जिक्र नहीं करना चाहिए। हमें जिक्र करना चाहिए उन दोषियों का। एक प्रधानाचार्य की, एक गुरु की जो भूमिका होती है और वो इस प्रकार का दुष्ट सोच रखता है, ऐसे लोगों के खिलाफ कठिन से कठिन क्या कार्रवाई करेंगे, उसको दूसरा कोई भी ऐसी भावना रखने सोचने से पहले कई बार सोचेगा कि ऐसा करने के ये दुष्परिणाम हो सकते हैं। ये सबसे बड़ा एक अहम आज सवाल है हम सब के ऊपर। हम सब पूरे हरियाणा प्रदेश से लोगों ने चुन के हमारे को यहां भेजा है। हमारा दायित्व बनता है हम प्रदेश में खाली बातें ना करके बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को हम ऐसी ढांचा तैयार करें जिससे कोई भी इस प्रकार की गलत भावना रखने वाला कोई भी इंसान, उसको कई बार सोचना पड़ेगा, उससे ऐसा कर्म करने से उसका परिवार भी बर्बाद हो जाएगा और उसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। ऐसा कोई कठोर कोई हमें ऐसा वो बनना चाहिए जिसके ऊपर सजा का प्रावधान हो। और मैं ये एक बात और कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, किसी में अकेले उस प्रधानाचार्य की हिम्मत नहीं हो सकती, उसके साथ उस स्कूल के पूरे स्टाफ को भी कारण बताओ नोटिस जारी होना चाहिए। उसकी उनमें किसी ना किसी की सहायता के बगैर एक प्रधानाचार्य ऐसी हरकत नहीं कर सकता। इसके ऊपर हमें गंभीरता से विचार करके पूरे स्कूल को कारण बताओ नोटिस उसके ऊपर एक्सप्लेन करना चाहिए, उनकी वो होनी चाहिए, तो इसके ऊपर विचार करना चाहिए। अगला मेरा सवाल है जो माननीय मंत्री जी से, मंत्री जी ने अपने अभी बताया माननीय हाई कोर्ट कोई ऐसे बगैर तथ्य के कोई नोटिस नहीं करती सरकार को। आज आप बता रहे, मैं आपका एक वो पढ़ रहा था, आपने कल वो जो स्कूल के ऊपर जो रिजल्ट के ऊपर जगबीर मलिक जी ने जो आपसे पूछा था उसमें आपने जवाब दिया कि बच्चों की कमी क्यों आई। आपने दे दिया जनसंख्या में कमी आ गई इसलिए बच्चों की कमी। वो बहुत बड़ी न्यूज छपी हुई है जी, मैं आपको दे देता हूं, आप मेरे खिलाफ में पढ़ ली होगी। यानी एक बहुत ऐसे उस अखबार की वो खबर है, इतनी बड़ी न्यूज मान लीजिए, वो कितना बड़ा आप ऐसी स्टेटमेंट देंगे। आज हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है और आप कह रहे हो पॉपुलेशन कम हो रही है इसलिए स्कूलों में बच्चों की संख्या कम हो रही है, ये बहुत गलत है। दूसरा, आप इस विषय पर जो ये आपने कहा है कि आपने उन स्कूलों में आप 236 स्कूलों में कनेक्शन नहीं है, 538 स्कूलों में जो हाई कोर्ट की आई हुई है, कुंडू जी मेरा अपना नहीं है। प्रश्न पूछिए आप, और इसके ऊपर आप हमें ऐसा बताइए कि इसके लिए नहीं है। ये इसके ऊपर तो वक्तव्य आ गया है मंत्री जी का, जो हाई कोर्ट की टिप्पणी है उसके ऊपर मंत्री जी का। तो मंत्री जी, मेरा सवाल है, आप मंत्री जी इस प्रदेश के माँ बाप को कैसे अश्योर करेंगे कि वो अपने बेटियों को इस सरकारी स्कूल में भेजें, वो सेफ रहेंगी? ये सबसे बड़ा सवाल है। आज कोई भी गरीब आदमियों की बच्चियां पढ़ती हैं आज सरकारी स्कूलों में, मंत्री जी अगर उनके। और दूसरा एक सवाल और है जी,
जो आपने स्कूल मर्ज कर दिए कम संख्या होने की वजह से। दूसरे गांव में जो वो बेटियां जाएंगी वहां तो और ज्यादा अनसेफ होंगी। वो उनके लिए क्या व्यवस्था कर रहे हैं? वो सेफ स्कूल में जाएं और सेफ वापिस आए। पिछले दिनों आपने एक कहा था उसका जाने आने का खर्चा दें, कहां से मिलेगी उसको? एक गरीब आदमी वो अपना पेट भरेगा कि अपने बच्चों को छोड़ने जाएगा? कमरपाल जी बाद में इकट्ठा जवाब देंगे या अलग अलग देंगे? जिस टिप्पणी की माननीय सदस्य बात कर रहे हैं वो माननीय हाई कोर्ट द्वारा 17/5/2023 को विभाग द्वारा दिए गए शपथ को लेकर की थी, जबकि टिप्पणी वाले दिन विभाग द्वारा पेंडिंग सभी कार्यों को पूरा हो जाने का एक नया शपथ पत्र दिया जाना था, परंतु अनपेक्षित रूप से माननीय कोर्ट द्वारा टिप्पणी कर दी गई। संबंधित मामले में अभी तक लगी तारीख पर विभाग ने जब अपना शपथ पत्र दिया तो कोर्ट ने इस पर पूर्ण संतोष जताया। कोर्ट पूरी तरह सेटिस्फाई है। धन्यवाद। दूसरी बात, आपने स्कूल मर्ज की बात कही कि स्कूल मर्ज कर दी हमने, तो इस पे भी जहां 20 से भी कम बच्चे हैं उन स्कूलों को मर्ज किया। जितने स्कूल हमने मर्ज किए उतने उससे 50% से ज्यादा हमने दोबारा खोल भी दिए सारे के सारे स्कूल। जहां बच्चे पूरे जहां तो दोबारा से स्कूल हम शुरू कर दें, ऐसा नहीं जो स्कूल हमने मर्ज कर दिया उसको हम खोल नहीं रहे। और दूसरी बात, अगर कहीं दूर है स्कूल तो उसमें ट्रांसपोर्ट की सुविधा की भी व्यवस्था हमने कर दी। श्री भारत भूषण बत्रा जी, चलिए हो गया। नहीं हो गया भाई। कुंडू जी हो गया। बत्रा जी को, बत्रा जी का समय है। बत्रा जी, जितने बच्चे हैं जिस प्रकार की जरूरत होगी वैसी व्यवस्था कर देंगे। अगर मान लो बच्चे ही 8 हैं तो 3 व्हीलर भी कर सका काम। भाई कुंडू जी, कुंडू जी, बलराज जी, देखो ये व्यवहार ठीक नहीं है। आपको जो नियमों के मुताबिक या सदन की मर्यादा की गरिमा को रखते हुए अपनी व्यवहार करना चाहिए। बार बार कहने के बाद जब एक, हाँ जी, नहीं देखिए, जो एक नियम है कि आप एक प्रश्न पूछ सकते हैं, प्रश्न पूछ लिया आपने, 2 प्रश्न पूछ लिए, उन्होंने जवाब दे दिया, फिर भी आप बोले जा रहे हैं। भारत भूषण ये वो दे दिया, कोई चीज रिकॉर्ड नहीं करनी। भारत भूषण बत्रा जी दे दिया उन्होंने। आप स्कूल बंद करने पर कह रहे कि जिन बच्चों के साथ सेक्सुअल हरासमेंट है उस पर कह रहे हैं आप किस विषय पे कह रहे हैं? आप क्लियर करो, विषय कौन सा बोल रहे हैं आप? सेक्सुअल हरासमेंट में बोल रहे हैं ना आप? हाँ, बैठो। 31/8/2023 को भी शिकायत बच्चों ने की। 19/9/2023 को शिकायत हमने मिली। 9/10/2023 को डीओ को निर्देश दिए। 27/10/2023 को डीओ ने उसकी जांच करी। प्रिंसिपल 27/10/2023 को हमने प्रिंसिपल जिस दिन जांच पूरी उस दिन ही सस्पेंड कर दिया और 11/12/2023 को मैंने उसको प्रिंसिपल को टर्मिनेट कर दिया। मतलब कोई बीच में गैप नहीं दिया, तुरंत कार्रवाई उसके खिलाफ हमने कर दी। इतनी सख्त कार्रवाई हमने पहले कर दी। देखिए, अगला आदेश जो है, जो सजा देनी ना जी, वो कोर्ट का काम है। हम तो जो उसने कृत्य करे उसको लेके कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट उसको सजा देने वाला है, हम उसको केवल टर्मिनेट ही कर सकते, वो हमने कर दिया। भारत भूषण बत्रा जी, मैं 1 मिनट मंत्री जी सस्पेंड नहीं करा, बत्रा जी आप खड़े होकर बोलिए, उन्होंने तो ऐसे ही बोलते रहना। कुंडू जी प्लीज मेरी, देखिए बलराज जी, ये ठीक नहीं है। नहीं, ये जो बिल्कुल ठीक नहीं है आपका। ये आपका सुझाव दे दिया, उसके बाद फिर आप आगे से आगे नहीं चर्चा करनी नहीं है। इसकी काला टेंशन पूछ के एक प्रश्न आप पूछ सकते हैं। प्रश्न आपने 3 पूछ लिए, फिर भी आप चलिए बत्रा जी। अच्छा चलो ठीक है। Honorable Speaker, sir, I'll not repeat what has been stated in the reply by the Honorable Minister. But there are other facts also which should be brought to the Honorable Minister also. Firstly, that molestation charges against the principal, 142 girls made the complaint, and this process was going from the last 6 years. And there is a very shocking incident that has occurred in Kathal, where 17 students
made the complaint and one contractor used to sit with him. There should be measures by the government. गवर्नमेंट इसको सीरियसनेस से आगे से ऐसी कोई बात स्टेट के अंदर ना हो। प्रिंसिपल चाहे गर्ल्स की लेडीज को प्रिंसिपल लगाएं, जहां कोएड है वहां लड़का, पर दैट शुड बी ट्रांसपेरेंसी ऐसी हो कि मासूम बच्चियों के साथ। अब मैं इस बात को सदन के अंदर जिक्र नहीं करना चाहता क्योंकि ये सब के लिए कोई अच्छी बात नहीं है कि जो स्टेट के अंदर इस प्रांत के अंदर हुआ है, उस बात के लिए ऐसा नहीं होना चाहिए और स्टेट को। सेकेंडली सर, उसके बाद ये है कि कुछ बातें आदरणीय शिक्षा मंत्री जी को कहना चाहता हूं कि आपका के अंदर 37% ड्रॉप आउट रेशियो है। 10वीं के बाद में बच्चे आगे नहीं बढ़ते हैं, ये भी आप इस बात का अवलोकन करेंगे इस बात में। और मैं अब स्कूल की बात नहीं कहूंगा, हंड्रेड्स ऑफ द स्कूल्स आर ऑपरेटिंग विदाउट बेसिक फैसिलिटीज। आपने कहा कि हमने हाईकोर्ट का एफिडेविट आया, आपने कहा कि 538 गर्ल्स टॉयलेट हमने बना दिए, 236 कनेक्शन कर दिए 131 स्कूलों में। क्या 31 स्कूलों के बाद भी सारी फैसिलिटीज चलती? मैं उनको चलो इस बात के लिए रिपीट नहीं करूंगा, बट सबसे बड़ी बात यह है आपकी यूनियन गवर्नमेंट ने, एजुकेशन मिनिस्ट्री ने ये कहा है कि 907 स्कूलों के अंदर कॉमन टॉयलेट फॉर बॉयज एंड गर्ल्स है। इसको भी आप एग्जामिन कीजिए, ये सेंट्रल गवर्नमेंट इस बात के लिए कह रही है। और उसके बाद इलेक्ट्रिक कनेक्शन भी आपने चलो दे दिए होंगे। और उसके बाद काशी आपने ये भी नहीं लिखा अपने एफिडेविट के अंदर कि ड्रिंकिंग वाटर की आपने फैसिलिटीज दी, पर चार दीवारी नहीं है। कौन सा गांव बता रहे हैं? मोई माजरा गांव ये बता रहे हैं कि जहां पर स्कूल नाम की बिल्डिंग नहीं है, वहां पर एक कमरा भी नहीं है, बाहर लॉन में ही आते हैं, टीचर आते हैं, सर्दी है गर्मी है कुछ है उस बात के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपने इस बात को भी थोड़ा सा देखिए कि जहां बच्चे पढ़ते हैं 2600, मैं रिकॉर्ड की बात कर रहा हूं आपके सामने, 2651 स्कूल ऐसे स्टेट के अंदर कि जहां पर कंटेमिनेटेड वाटर, पानी साफ स्वच्छ बच्चों को नहीं मिलता है। दिस आर अपार्ट फ्रॉम द हाई कोर्ट हियरिंग एंड बट वी हैव स्पेंड 49,000 करोड़ या जितना आपने उसमें किया है। और आपने 321 स्कूल ऐसे हैं जहां पर बाउंड्री वाली नहीं है। और 10 साल के अंदर आपने जो बजट आपके पास आया उसमें आपने कुछ एडमिट किया 10,000। मैंने कोई रिपीट नहीं किया सर, ऑन रिकॉर्ड ये सारी चीजें जो कुछ बातें तो कहनी पड़ती है जी उस बात के लिए। ठीक है कि आपने एफआईआर, अब मैं ऑन रिकॉर्ड की बात करूंगा, ये उसकी बात करूंगा। दो बातें कहूंगा कि आप तो सबसे पहले क्या जो मैंने पॉइंट आउट किए हैं, ये क्या आपने जो एफिडेविट हाईकोर्ट के अंदर दिया है एक्चुअल में वहां पर सब कुछ पूर्ण हो गया है नहीं हो गया है? मैं आपसे कहूंगा कि उसकी एक कमेटी बनाई जाए। आप ऑफिसर्स की कमेटी बनाएं तब ठीक है, विधायकों की कमेटी बनाएं तब ठीक है, या इस सारे रेफरेंस को कमेटी ऑफ एश्योरेंस के सामने भेज दे सो दैट फैक्चुअल वेरिफिकेशन हो सके कि वहां पर एक्चुअली जो कुछ आपने एफिडेविट में कहा आपका ठीक है सब कुछ, पर नीचे से फीडबैक ठीक आई है कि नहीं आई है? क्या नीचे से वहां पर कनेक्शन और सब कुछ, पानी की सुविधाएं की, इलेक्ट्रिक कनेक्शन की, बच्चों की फैसिलिटीज की, सिक्योरिटी की, सब कुछ हुई कि नहीं है? इसके बारे में एक कमेटी का, चाहे ऑफिसर की कमेटी बनाए, एक धरातल पे आके, या उसको हमारे पास एश्योरेंस कमेटी के पास भेजें। हम बुलाएंगे हर एक गांव से, हर एक जो आपने दिया हुआ है उनसे इंफॉर्मेशन सीख करेंगे, डीओ से सीख करेंगे, राइटिंग में सीख करेंगे, या आपके ऑफिसर करें, ये आपकी मर्जी है। दूसरा, आपने शिक्षा की आखिरी दूसरा सवाल है सर कि ये रोज रोज झगड़ा HKRM, ये कब तक हम सुनते रहेंगे प्रांत के अंदर? मतलब रेगुलर अपॉइंटमेंट आप करने में असफल हैं और HKRM में जब लंबे समय तक वो नौकरी कर लेंगे फिर आप उनको निकाल देंगे। वही इसी तरह के बहुत से इंस्टांस हैं कि इंस्ट्रक्टर हैं लोग इतने, आपके पास 10,000 की पोस्टें हैं, आप पोस्टें खाली पड़ी हैं, आप ज्वाइन नहीं करवा रहे, और 10 साल से लोग नौकरी कर रहे हैं। अब 10 साल नौकरी करके उसको बाहर निकालेंगे, वो भी पोस्टें हैं, वो भी हमने उससे कहूंगा कि वो भी पोस्टें भरे। तो ये HKRM के सिस्टम को खत्म करो सर।
आप चाहे उसको कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रखो और रखो, मेरिट पे रखो, उस टीचर्स को रखो, जल्दी रखो। और ये जो रोज के स्कैंडल्स हैं आपके कमीशन के, छोटे कमीशन के, बड़े कमीशन को, उसको बराए मेहरबानी खत्म कर दो। मेरा ये दोनों के एचकेआरएम में ये उसमें भर्ती नहीं होनी चाहिए टीचर्स की डायरेक्ट भर्ती आप करो। चलिए नीरज जी। अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ 2 मिनट में अपनी बात खत्म कर दूंगा, क्योंकि बच्चियों को शिकायत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री तक पहुंचानी पड़ी, बीच का कम्युनिकेशन नहीं था। जैसे प्राइवेट स्कूलों में पेटीएम होती है, एक तो मंत्री जी सरकारी स्कूल में पीटीएम बिल्कुल अनिवार्य कर दीजिए, सरकार का 1 रुपया नहीं लगना। अगर जो पीटीएम होती तो पेरेंट्स जाके ये देख पाते कि प्रिंसिपल के कमरे में काले शीशे क्यों लगे पड़े हैं, क्या कारण है। औरतें भी आपस में चर्चा करती कि भाई आपके प्रिंसिपल के में तो नहीं है, इसके में क्यों है। और हमारी मातृशक्ति को ये ताकत पता है कि कोई उसको देख रहा है, भाई की निगाह से देख रहा है, बेटे की निगाह से देख रहा है, या गलत निगाह से देख रहा है। सबसे पहले हर सरकारी स्कूल में पीटीएम हो, और दूसरा सजा इतनी सख्त हो, मैं तो दरिंदा ही बोलूंगा ऐसे व्यक्ति को। जितनी बच्चियों की शिकायत है, एक बच्ची ने सुसाइड भी करी, इस पे पॉस्को का एक्ट में पर्चा दर्ज हो और फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस जाए। और तीसरा साहब, चाहे हमारी वैगी खत्म कर दो, वैगी खत्म कर दो, कुछ भी खत्म कर दो, हर सरकारी स्कूल में बेटियों के लिए टॉयलेट जरूर हो, चाहे कुछ हो या ना हो, बेटियों का टॉयलेट हर सरकारी स्कूल में हो। ये 30 दिन में काम पूरे हरियाणा में हो जाना चाहिए। प्रश्न नहीं है, मेरा सुझाव है इस मामले में, क्योंकि मामला बच्चियों का। धन्यवाद। श्रीमती किरण चौधरी जी। अध्यक्ष जी, सच्चाई ये है कि इतनी घिनौनी हरकतें हैबिचुअल ऑफेंडर पिछले 5-6 साल से करते आ रहे थे, और फिर जब बच्चियों ने हिम्मत जुटाई, आप जानते हो कि आसानी से जो है ये इसमें स्टिग्मा इतना जबरदस्त होता है कि बच्चियां जो हैं ये बातें बता नहीं सकती हैं, डर जाती हैं। आज स्कूल की बच्चियां हमारे पास यहाँ इतनी सारी बैठी। अगर हमारे को इनको सुरक्षित करना होगा तो हमारे को बहुत ऐसे मापदंड उसमें डालने पड़ेंगे जिससे जो है ये आने वाले समय में कोई भी ये हरकतें बिल्कुल ना कर पाए। अब सरकार ने अपने इसमें रिप्लाई में सारी बातें बताई हैं, लेकिन सत्य के अंदर ये है कि बहुत सारे ऐसे स्कूल अभी भी हैं जहां पे टॉयलेट्स जो हैं बच्चियों के अलग नहीं, जहां बाउंड्री वॉल नहीं है, जहां पीने के लिए पानी पूरी तरह से प्रदूषित है। और जो क्राइम्स, ये सत्य है ये अध्यक्ष जी, कि जब ये हाई प्रोफाइल केस हो जाता है, मीडिया उसको उठा देता है, जो है इसके ऊपर संज्ञान लिया जाता है, कोर्ट इंटरवीन करता है, तब इसके ऊपर संज्ञान लिया जाता है। इससे ज्यादा और क्या शर्म की बात होगी अध्यक्ष जी कि कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद 5 लाख रुपया जो है वो जो है जुर्माना लगाया गया एजुकेशन डिपार्टमेंट के ऊपर कि आपने जो है ये पूरी कार्रवाई आपने नहीं करी, जिसके कारण ये सारा काम हो रहा है। और साथ के साथ अध्यक्ष जी, ये जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो इन्होंने इतना सारा पैसा जो सरेंडर करा है, वैसे कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन 10,675.99 ऑलमोस्ट 11,000 करोड़ जो है वो सरेंडर करा गया है। मैं प्रश्न पूछना चाहती हूं मंत्री जी से कि इतना पैसा जब आपके पास है तब आप उसको सरेंडर कर रहे हो, इससे ज्यादा और क्या जाती होगी। हमारे स्कूल के जो हैं, जो ये क्लासेस हैं और जो बिल्डिंग्स हैं, कई बहुत जर्जर हालत के अंदर पड़ी हुई हैं, वहां ये पैसा लग जाता तो कितना अच्छा होता। उस समय ये टॉयलेट बन जाते, उस समय पानी की सुविधा हो जाती, और ये सारा कुछ जो है ये हो जाता तो नहीं ये जो है कोर्ट को इंटरवीन नहीं करना पड़ता। तो मैं प्रश्न ये पूछना चाहती हूँ मंत्री जी से कि ये जिन अधिकारियों ने ये काम नहीं करा सरकार के बोलने के बावजूद और इतना सारा पैसा सरेंडर करा गया, वो डिपार्टमेंट के उच्च अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करी या नहीं करी? क्योंकि ये पैसा ऐसे तो नहीं आता। पैसा जब किसी काम के लिए आया हुआ है वो पैसा निर्धारित पैसा लगना चाहिए, और इससे ज्यादा और क्या शर्म की बात होगी कि पैसा भी है और वो भी नहीं लग रहा और उसको सरेंडर करा जा रहा है। तो आप समझ सकते हो कितनी जाती है अध्यक्ष जी। साथ के साथ मैं ये पूछना चाहूंगी कि आज जो है हमारे क्राइम जो है अगेंस्ट विमेन और अगेंस्ट चिल्ड्रन जो है इतने जबरदस्त तरीके से बढ़ गए।
हमारा जो है 13,000 रिकॉर्डेड केसेस हैं 2021 में, जो बढ़कर 13,743 केसेस हो गए हैं 2022 के अंदर। और बच्चों के खिलाफ जो क्राइम्स हैं वो 4,388 2020 के अंदर रिकॉर्ड हुए थे, जो बढ़कर अब जो है 6,138 2023 के अंदर हो गए। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कमी आ रही, बच्चों के ऊपर जो है इस तरह की बातें हो रही। अब ये बच्चे जो हैं ये अपना, ये इसमें लिखा हुआ है, मंत्री जी ने जवाब में दिया, लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण जो है दे रहे हैं। कितने बच्चे जो है अपना जो है रक्षा कर सकते हैं इन प्रशिक्षण के जरिए? ये तो खाली खाना पूर्ति करने की बात है। खुलेआम जो है दादरी के अंदर हमारी बच्ची को जो है अपहरण करके जो है उसको जब वो स्कूल से वापस आई उनको बस स्टॉप के ऊपर जो है अपहरण करे गए हैं। कल रात को मेरे पास ये माँ बाप आए और हमारा सरपंच आया मनकरवास का, उसने जो है बताया, ये सरपंच का नाम भी है बनी सिंह, उसने बताया किस तरह से जो है ये 11वीं क्लास की बच्ची, जो पूरी तरह जो नाबालिग बच्ची स्कूल के अंदर पढ़ती है, वहां पर टीचर ने उसको जो है उसके जो है कुछ ग्रुप बनाए हैं जिसके अंदर एक कोई लड़का उसके साथ था, उसने उसके साथ अश्लील जो है बातें और वो सारा कुछ इंस्टाग्राम, आज आप जानते हैं ये सारा चीज होता है, उसने शुरू कर दी। फिर उसका पीछा करना शुरू करा, उसके जीजे के साथ उसने पीछा शुरू करा, उसने जो है शिकायत करी, कुछ नहीं हुआ स्कूल के अंदर। उसके बाद जो है उसने जब वो लड़के ने देखा कि किसी दिन अकेली थी तो उसके ऊपर जो है उसको जो है रेप करने की कोशिश करी, जो वो जो है बच गई, उसने शोर मचाया तो लोग बाग वहां पहुंच गए। लेकिन सच्चाई ये है पॉक्सो के ऊपर जो है उसका जो है FIR दर्ज करी गई है, लेकिन आज तक जो है वो लोग फरार हैं। ये जो है FIR जो है 2/12 को जो है डाली गई थी। अब वो जो माँ बाप हैं उनके पास जो है फोन आ रहे हैं कि हम तुम्हारे को जान से मार देंगे, तुम्हारी लड़की को जान से मार देंगे, इस तरह की बातें हो रही हैं। तो वो माँ बाप कहाँ रह गए, क्या करेंगे? अब इस तरह की दहशत जब होगी तो बच्चियों को कौन स्कूल भेजेगा? ये आधे समय पर ये जो स्कूल से जो ड्रॉप आउट हो रहा है ये इस कारण हो रहा है कि बच्चियां जो हैं जब इस तरह की वारदातें होती हैं, जब ये प्रिंसिपल ऐसे काम करते हैं जो जींद और कैथल के अंदर हुआ है, तो जो है माँ बाप शर्म के मारे सारी बातें सामने तो लेकर आते नहीं है। आप जानते हो इससे बहुत बड़ा स्टिग्मा इसके साथ चिपका हुआ है, तो बच्चियों को जो है स्कूल से विड्रॉ कर लेते हैं। ये हालात जो है ये हमारे आज के दिन हरियाणा के अंदर हो रहे हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी, मैं तो केवल इतना कहूंगी धन्यवाद कि मैं ग्राफिक डिटेल्स नहीं देना चाहती, नहीं हो गया, लेकिन अध्यक्ष जी ये बहुत ही संगीन मामला है। नहीं ये तो बात हमारी बेटियां हैं, ये बेटियां सबकी बेटियां हैं, और हमारी बेटियों के साथ अगर ये हालात होंगे तो आगे हमारे प्रदेश के अंदर ये बेटियां कभी आगे बढ़ नहीं पाएंगी। आदरणीय मंत्री जी नहीं हो गया, लेकिन एक सुझाव है जी कि जैसे सरकारी दफ्तरों में भी और प्राइवेट ऑफिसेज में भी एक ना एक जिम्मेदार अधिकारी होता है जो इस तरह की जो कंप्लेंट्स आती हैं उनको सुनता है। इसी प्रकार से जैसे अभी मंत्री महोदय ने बताया भी है कि कुछ शिक्षकों को ट्रेन भी कर रहे हैं, प्रशिक्षण दिया जा रहा है, तो हर एक विद्यालय में महिला एक शिक्षक हो जो अधिकृत हो, आत्मरक्षा अधिकारी उनको कहें, जिससे कि वो बच्चियों से लगातार निरंतर बातचीत भी करेंगी और अगर उनकी कोई ऐसी कोई कंप्लेंट आती है तो वो उनको सुन सकेंगे। धन्यवाद। एक निवेदन मेरा आपसे है, क्योंकि कॉलिंग अटेंशन हर सेशन में हर दिन किसी न किसी विषय पर रखा जाता है और गंभीर विषय को देखते हुए रखा जाता है। अब अगर मैं सदन में देखूं तो जिसने कॉलिंग अटेंशन रखा या जिसका सेकंड था, कोई सा सदस्य यहाँ मौजूद नहीं। आप भी इस चीज को गंभीरता से लीजिए कि वो यहाँ सिर्फ विषय उठाने आते हैं, ना कि गंभीरता के साथ उसका जवाब सुन। नहीं हो गया, नहीं 5-6 लोगों का हो गया। नहीं वो पहले कोई करते हैं हम, नहीं हो गया। चलो कोई नहीं सुन तो रहे हैं और ठीक है, उनका जान अध्यक्ष महोदय बत्रा जी ने अभी जो बात कैथल के बारे में कही, 16/12/2023 को थाना सीवन जिला कैथल पुलिस द्वारा प्रिंसिपल के खिलाफ FIR
नंबर 0243 धारा 354 तथा पोक्सो एक्ट 2012 की धारा 10 के तहत मुकदमा दर्ज किया जा चुका है। 7/12/6 की है ये। 7/12/2023 को रवि कुमार प्रिंसिपल को पुलिस द्वारा भिवानी से अरेस्ट कर लिया गया और विभाग ने भी 7/12/2023 को प्रिंसिपल को तुरंत प्रभाव के साथ सस्पेंड कर दिया। दूसरा, अभी जैसा कहा गया कि 5 लाख रुपए जुर्माना आया। जिस दिन कोर्ट में जुर्माना लगा, उस दिन जब हम एफिडेविट देने गए तो उस टाइम एफिडेविट नहीं दिया गया। इस करके जब अगली तारीख लगी और हमने जब दिया तो कोर्ट हमारी बात से पूरी तरीके से सेटिस्फाई था कि भाई आपने जो काम किया। दूसरी बात, आप बार बार कह रहे कि पैसा सरेंडर कर दिया। पैसा कितने टाइम में सरेंडर किया? 10 साल में पैसा है। जो 10,000 करोड़ कह रहे हैं आप, वो 10 साल में है। बजट कितना है? 1,18,312.83 करोड़, उसमें से 10,000। वो इस मद का पैसा नहीं है जिसको आप कह रहे शौचालय बन जाता। शौचालय के मद का पैसा ही नहीं था, पैसा किसी और मद का था। ठीक है, अगर आप एक बार में नहीं, आप इतने बड़े डिपार्टमेंट में नहीं, आप इतने बड़े डिपार्टमेंट में कितना मान रहे? 1,000 करोड़ रुपया जो है वो इसका इस्तेमाल नहीं है। जिस डिपार्टमेंट के पास 15-16 हजार करोड़ रुपया उसको मिलता है, तो के अंदर जो है विभाग की कमी है ना। नहीं, पैसा कैसे सरेंडर हो रहा है और क्यों हो रहा है? आप अपने विभाग के कार्रवाई। ठीक अध्यक्ष महोदय, क्योंकि ये वित्त विभाग से जुड़ा विषय आ रहा है, जहां तक बजट का विषय है, मैं कम से कम 2004 से लेकर 2023 तक बात कह सकता हूं कि ऑन एवरेज 8 से 10% बजट जितना एस्टिमेट्स बनते हैं उसमें से कम ही खर्च होता है। और स्वाभाविक है, एस्टिमेट्स जो है वो थोड़ा सा इस ढंग से बनाए जाते हैं ताकि पैसे के कारण से कोई काम रुके नहीं। लेकिन हर मद का पूरा पैसा खर्च होता है, ऐसा कभी भी होता नहीं है। ऊपर तो एक पैसा भी नहीं हो सकता, लेकिन उसमें कहीं 10%, कहीं 12%, कहीं 5%, कहीं 8% कम रह जाता है। और मैं इसके लिए एक विषय, हालांकि मेरा कोई ऐसी जज महोदय की कोई अवमानना का विषय नहीं है, लेकिन मैं एक रिकॉर्ड की बात बता रहा हूं कि हमारे से जो जुडिशियल सिस्टम में खास करके बिल्डिंग कमेटी का जो बजट डिमांड किया जाता है और जो एस्टिमेट बनते हैं उसमें भी 50 से 70% पैसा ही खर्च होता है, 30 से 50% पैसा वापस ही आता है। इसलिए ये हर मद के बजट का एक अनुमान से होता है और उसमें अगर 10 साल में जो बताया गया वो अगर इतना कम हुआ है तो एक नेचुरल प्रोसेस में ही होता है वो हर एक चीज का। बजट छोटा सा बैठे, वित्त मंत्री जो आप लोगों के भी रहे वो बता सकते हैं कि 8 से 10% बजट हर साल ऑन एवरेज सारे एस्टिमेट में उतना खर्च नहीं होता जितना सैंक्शन होता है। तो एक तो विषय मेरा ये है। दूसरा, बीच में मैं ये चर्चा समाप्त कर दूं, उसके बाद आप। हाँ, नहीं, मैं इसी संबंध में एक जानकारियां देना चाह रहा हूं। एक तो जैसे फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात आई है, तो हमने 6 फास्ट ट्रैक कोर्ट ये रेप के केसेस को बहुत एक्सक्लूसिवली इसे विषय को डील करने के लिए जो स्थापित किए हैं। 2 उसमें फरीदाबाद हैं, एक गुड़गांव है, एक पानीपत है, एक सोनीपत है, एक नूह में है। और ऐसी पॉक्सो एक्ट में इसको डील करने के लिए 18 फास्ट ट्रैक कोर्ट्स ये भी एस्टेब्लिश किए जा चुके हैं। इसलिए इसके ऊपर बहुत हम गंभीरता से काम कर रहे हैं। और आपको अपनी जानकारी हाउस की तो सब है ही है कि हरियाणा इज द फर्स्ट स्टेट जहां 12 साल से कम बच्चियों के साथ कोई भी रेप केस में कैपिटल पनिशमेंट ये हमने सबसे पहले रखी थी। इसको बाद में कई प्रदेशों ने, बल्कि सेंटर ने एक्ट बनाया है तो उन्होंने इसको फॉलो किया है। इसलिए इन विषयों में हम बहुत गंभीर हैं। और देखिए, ये क्योंकि विषय ऐसा नाजुक है, इस विषय पर कोई बहुत ज्यादा हम एक दूसरे के खिलाफ बोले वो अच्छा भी नहीं है, क्योंकि ये विषय आखिर सरकार के समय कोई ना कोई इशू चलते रहे हैं। मैं आज ही मुझे जो एक अखबार की कटिंग मिली है, और कोई ऐसा नहीं है, ये इंडियन एक्सप्रेस का भी है, एक टाइम्स ऑफ इंडिया का है, हिंदुस्तान टाइम्स का, 3 अखबारों का। और 2006 के अंदर ये इस प्रकार का एक गांव है लिखा हुआ दुर्जनपुर, कि जहां गांव के लोगों ने वहां उस समय एक पंचायत करके कहा कि हम अपनी बच्चियों को स्कूल में नहीं भेजेंगे। ये अखबार की 2006 की कटिंग है। इसलिए इन विषयों को अगर हम गलतियां ढूंढना गलत नहीं है, लेकिन गलती ढूंढने से पहले सबको देखना चाहिए कि अपने से शुरू करना चाहिए। गलतियां हमारे से होती, और गलतियां भी नहीं, मैं कहता हूं एक समाज के अंदर कोई एक अपराध है, कोई एक दुष्कृति है, उसको रोकने के लिए हम सबको मिलकर सोचना चाहिए हम क्या कर सकते हैं। इसलिए बहुत ही गंभीर विषय, दोषारोपण का विषय नहीं है। इन चीजों को रोकना, इसके लिए सुझाव आमंत्रित हैं। कोई भी आप सुझाव देंगे उसके ऊपर हम पूरा काम करेंगे। अब ध्यानाकर्षण सूचना पर चर्चा समाप्त होती है। ध्यानाकर्षण सूचना पर, हाँ जी। मुख्यमंत्री जी ने कहा 2 बात कही उन्होंने। एक तो बजट की बात कही, बजट और एस्टिमेटेड होता है,
से कम खर्च होता है बहुत। ये बजट की बात नहीं है, ये सेंट्रल ग्रांट की बात है। जो स्कीम्स के लिए आया वो अनयूटिलाइज्ड गया है, उसकी बात है। जो सेंट्रल ग्रांट का, सेंट्रल ग्रांट भी जो आती है उसका भी इतना अंतर होता ही है, लैप्स होके गया है। नहीं, उतना ही अंतर होता है। कभी 8-10% कम ज्यादा होता है, वो भी ग्रांट आती है, नीचे भेजते हैं। कई बार तो काम करा देते हैं, ग्रांट आती ही नहीं है। स्टेट के पैसों से काम पूरा करना पड़ता है और बाद में ग्रांट आती है। कभी ग्रांट पहले आती है। ग्रांट का ऐसा विषय नहीं है कि जितनी आई और आना पाई उसी हिसाब से खर्च होती है, डिस्ट्रीब्यूट होती है, कम खर्च हुआ। ये 1 लाख करोड़ जो होता है सेंट्रल स्कीम का पैसा था, सेंट्रल का उनकी एजुकेशन की स्कीम है, उसका पैसा था, वो लैप्स हुआ है। वो लैप्स नहीं होना चाहिए था। बजट तो हो जाता है 4% कम हो जाए, 10% कम हो जाए, लेकिन जो सेंट्रल स्कीम की बातें, सेंटर का पैसा समय पे आता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब भी आएगा मतलब पैसा आएगा, जो बजट में हो जाएगा जब आएगा पैसा, जब पैसा आएगा। दूसरा अब ये 2006 का दिखाएं, 2005 का दिखाएं, 2000 आज का की है। सवाल तो आज का था, जो आज का इशू है। आज ये हमको ये आपके ऊपर दोष थोड़ा है। ये तो एक सिस्टम पे जो अपराधी है वो कभी भी हो, अपराधी है, उसको कैसे सजाई दी जाए, कैसे अपराध को रोका जाए, इस बात की चर्चा होनी चाहिए। ठीक अब हो गया। एक सुझाव दूंगी, ये जो आप कह रहे हैं ना, ये ग्रांट्स ऐसे ये जो लैप्स होके वापस जाती हैं। आज हमारे हरियाणा के अंदर ऐसे स्कूल हैं जहां पे अभी जिनको जरूरत है उनकी क्लासरूम बनाने के लिए, टॉयलेट बनाने के लिए आप एक कमेटी बनाइए ताकि आपको पता चले कहाँ ये हालात हो रहे हैं। कार्य मंत्री सदन के पटल पर नेवा पोर्टल के माध्यम से कागज पत्र रखेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं नेवा पोर्टल के माध्यम से सदन के पटल पर कागज पत्र संख्या 1 से 35 तक रखता हूं। प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हरियाणा विनियोग संख्या 5 विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए। 0 आवर लास्ट में करेंगे। हाँ जी, माननीय सदस्यगण, अब माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा विनियोग संख्या 5 विधेयक 2023 प्रस्तुत करेंगे तथा इस पर विचार के लिए प्रस्ताव करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं हरियाणा विनियोग संख्या 5 विधेयक 2023 पुनः स्थापित करता हूं। मैं ये भी प्रस्ताव करता हूं कि हरियाणा विनियोग संख्या 5 विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए। प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हरियाणा विनियोग संख्या 5 विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए। प्रश्न है कि हरियाणा विनियोग संख्या 5 विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वो कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वो कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। अब सदन विधेयक पर क्लास बाय क्लास विचार करेगा। क्लास 2, प्रश्न है कि क्लास 2 विधेयक का पार्ट बने। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वो कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वो कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। क्लास 2 विधेयक का पार्ट बना। क्लास 3, प्रश्न है कि क्लास 3 विधेयक का पार्ट बने। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वो कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वो कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। क्लास 3 विधेयक का पार्ट बना। शेड्यूल, प्रश्न है कि शेड्यूल विधेयक का पार्ट बने। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वो कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वो कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। शेड्यूल विधेयक का पार्ट बना। क्लास 1, प्रश्न है कि क्लास 1 विधेयक का पार्ट बने। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वो कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वो कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। क्लास 1 विधेयक का पार्ट बना। एनेक्टिंग फार्मूला, प्रश्न है कि एनेक्टिंग फार्मूला विधेयक का एनेक्टिंग फार्मूला हो। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वो कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वो कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। एनेक्टिंग फार्मूला विधेयक का पार्ट बना। टाइटल, प्रश्न है कि टाइटल विधेयक का टाइटल हो। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वो कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वो कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। टाइटल विधेयक का टाइटल बना। अब माननीय मुख्यमंत्री प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक पारित किया जाए। प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि विधेयक पारित किया जाए। प्रश्न है कि विधेयक पारित किया जाए। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वो कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वो कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई,
प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, विधेयक पारित हुआ। माननीय सदस्यगण, अब माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा विनियोग संख्या 6 विधेयक 2023 प्रस्तुत करेंगे तथा इस पर विचार के लिए प्रस्ताव करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं हरियाणा विनियोग संख्या 6 विधेयक 2023 प्रस्तुत करता हूं। मैं ये भी प्रस्ताव करता हूं कि हरियाणा विनियोग संख्या 6 विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए। प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हरियाणा विनियोग संख्या 6 विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए। प्रश्न है कि हरियाणा विनियोग संख्या 6 विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वो कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वो कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। अब सदन विधेयक पर क्लास बाय क्लास विचार करेगा। क्लास 2, प्रश्न है कि क्लास 2 विधेयक का पार्ट बने। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वो कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वो कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। क्लास 2 विधेयक का पार्ट बना। क्लास 3, प्रश्न है कि क्लास 3 विधेयक का पार्ट बने। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वो कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वो कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। क्लास 3 विधेयक का पार्ट बना। शेड्यूल, प्रश्न है कि शेड्यूल विधेयक का पार्ट बने। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वो कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वो कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। शेड्यूल विधेयक का पार्ट बना। क्लास 1, प्रश्न है कि क्लास 1 विधेयक का पार्ट बने। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वो कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वो कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। क्लास 1 विधेयक का पार्ट बना। अनेक्टिंग फार्मूला, प्रश्न है कि अनेक्टिंग फार्मूला विधेयक का अनेक्टिंग फार्मूला हो। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वो कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वो कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। अनेक्टिंग फार्मूला विधेयक का पार्ट बना। टाइटल, प्रश्न है कि टाइटल विधेयक का टाइटल हो। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वो कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वो कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। टाइटल विधेयक का टाइटल बना। अब माननीय मुख्यमंत्री प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक पारित किया जाए। प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि विधेयक पारित किया जाए। प्रश्न है कि विधेयक पारित किया जाए। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वो कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वो कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। विधेयक पारित हुआ। अब माननीय मुख्यमंत्री जी अपना वक्तव्य। मैं कुछ विषय जरूर सदन के सामने रखना चाहूंगा। बहुत ही एक हमारे लिए प्रसन्नता की बात है कि माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा हरियाणा को 14 दिसंबर 2023 को राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक यानी स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स, इसमें बेहतरीन प्रदर्शन के लिए द्वितीय पुरस्कार और ये दिया है। मैं पावर डिपार्टमेंट के सब लोगों को बहुत धन्यवाद हूं। इसी प्रकार हरियाणा पुलिस को राष्ट्रीय स्तर पर क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग एंड नेटवर्क सिस्टम यानी CCTNS इस प्रणाली रैंकिंग में पहला स्थान मिला है। फरवरी माह में 99.99 अंक के साथ हरियाणा पुलिस ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। इसलिए पुलिस विभाग को भी मैं इसके लिए बधाई देता हूं। अभी तक जिन विषयों पर 0 आवर में कुछ विषय उठाए गए, कुछ तो मैंने कल बताए थे, आज भी कुछ जो जानकारियां विभागों से मिली हैं उसके बाद फिर करेंगे। अभी तो जो पहले अभी तक हुआ है उसकी कुछ जानकारियां मैं देता हूं। सबसे पहले तो हायर एजुकेशन में बहुत कम है, ज्यादा नहीं। हायर एजुकेशन में कुछ सदस्यों ने, माननीय सदस्यों ने जो विषय रखे हैं उसमें खास करके पीलूखेड़ा का जो गर्ल्स कॉलेज हमारे सुभाष गांगुली जी ने ये विषय रखा था, तो उसमें 8 एकड़ जमीन भवन के लिए गांव जामनी में ये दे दी गई है। ड्राइंग तैयार होकर के एस्टीमेट तैयार हो गया है। 29.51 करोड़ रुपए की लागत इस पर आएगी। इसका बजट शीघ्र वित्त विभाग द्वारा जारी कर दिया जाएगा और शीघ्र इसका निर्माण ये शुरू हो जाएगा। इसी प्रकार श्री बलबीर सिंह जी ने इसराना में नया राजकीय महाविद्यालय बनाने की बात जो कही थी, उस पर भी 1999 में इसकी
स्थापना हुई थी, लेकिन इसको नए भवन के लिए, इसका भवन नया बनना है। इस भवन को 12 मई 2022 को 27 करोड़ 92 लाख रुपए की अनुमानित लागत की प्रशासनिक स्वीकृति ये जारी कर दी गई है। पीडब्ल्यूडी द्वारा भवन निर्माण का कार्य ये बहुत जल्दी शुरू कर दिया जाएगा। मार्केटिंग बोर्ड के नाते से एक विषय, थोड़ा सब्जी मंडी के हमारे जो आड़ती हैं उनके अंदर एक मैसेज हो गया है, वो थोड़ा लैंग्वेज की गलती के कारण से वो गया हुआ है, क्योंकि कुछ लोगों ने एक डेपुटेशन के माध्यम से मांग की थी कि जो 1% मार्केट फीस और 1% HRDF, ये लगता है इससे, क्योंकि उनका काम बहुत ही इस प्रकार का है कि इंस्पेक्टर्स बार बार जो आते जाते तंग करते हैं, तो सुझाव उनका था कि इस पर लमसम साल में एक बार फीस ले ली जाए ताकि हमारे यहाँ इंस्पेक्टर राज खत्म हो जाए। हमने इसको स्वीकार कर लिया और स्वीकार करने के बाद एक पत्र निकाल दिया गया था, जो पिछले वर्ष का उनकी जितनी असेसमेंट हुई थी उतना ही राशि लमसम वो जमा करा दे, और साथ में ही लिख दिया कि हर साल 10% राशि जो है वो बढ़ेगी। तो 10% उन्होंने ये समझ लिया कि जितनी सब्जी की कीमत है उसका 10%, वास्तव में वो नहीं है। 10% जो पिछला टैक्स यानी जो राशि टैक्स की बनी है उसका 10%, अर्थात कुल मिलाकर के वर्तमान का हिसाब लगाएं तो 1% की बजाय 1.1 हो जाएगा। लेकिन ये मान के चला जा रहा है कि 10% बिक्री हर एक की आगे बढ़ेगी। 10% बिक्री बढ़ने पर ही 10% उसका जो टैक्स का राशि बढ़ाई गई है। और अगर किसी को लगता है कि उसका जो बिक्री है वो 10% नहीं बढ़ी है उस रेट से, तो अपील भी कर सकता है। अपील करके अगर कम भी होती है तो कम की जाएगी, लेकिन एक फार्मूला रखा गया कि हर वर्ष हर एक दुकानदार की बिक्री 10% बढ़ती है, इसलिए जो राशि इस समय उसकी तय की गई है उसका 10% वार्षिक बढ़ना है। तो भी उन लोगों से बातचीत करके और एक प्रतिनिधिमंडल मिलकर के हम स्पष्ट कर देंगे। नहीं, इसमें नहीं बढ़े तो अपील करेगा तो कम कर। इसमें एक मेरा मुख्यमंत्री जी एक और था। हाँ। जो आदेश हुआ है उसमें एक ये है कि पिछले साल से अब की बार 40% बढ़ाया एक बार, वो जरा देख लें कि 40%। इसमें तो 2 साल के लिए फ्रीज कर दिया है। जो इस साल हुआ है, पिछले साल हुआ है, इस साल हुआ, उसको 2 साल तक नहीं बढ़ाएंगे। मार्च 2025 के बाद ये लागू होगा। वो जो उनको मैसेज है वो 40% बढ़ाने का उनको बुला लिया हमने, तो ये स्पष्ट किया है मैंने, ये 10% पहले तो 10% उसकी कीमत पर नहीं, उसका जो टैक्स दे रहा है उसका 10% बढ़ेगा। तो ये स्पष्टीकरण हमारे सदस्य श्री विनोद घाना जी ने ये विषय उठाया था, इसलिए मैंने बताया है। सड़कों के विषय काफी विषय आए हैं कल, तो मैं इतनी बात बताना चाह रहा हूं कि हमने पिछले टर्म में, स्वाभाविक है कि सड़कें वर्षों पहले बनी नहीं थी, नई सड़कें काफी बनी थी और सारा बजट लगभग हमारा नई सड़कों में पिछले टर्म में लगा था। उनका क्योंकि 5 साल में लगभग डीएल पीरियड समाप्त होता डीएलपी, तो अब वो सब की सब रिपेयर एक साथ जब मांगी गई है तो रिपेयर का दबाव बहुत आया। हमने उसमें पहले भी एक किश्त में 25-25 करोड़ रुपया हर एक विधानसभा में काम कराया था। बाद में फिर कहा कि जो कोई और सड़कों की आवश्यकता जिसकी रिपेयर की है उनका 25 करोड़ तक और करेंगे, कि बजट के हिसाब से जितना बजट था वो यही है। नई सड़कें इस बार हमने रोकी है कि नई सड़क निर्माण वो नहीं कराएंगे। सबसे पहले जो प्रेजेंट में रिपेयर करनी है सब रिपेयर कराएंगे। दूसरे चरण में जिनका चौड़ीकरण करना है, जिन सड़कों का वाइडनिंग करनी है या स्ट्रेंथनिंग करनी है, वो होगा। और फिर उसके बाद अगर आवश्यकता यानी बहुत अधिक होती है जिन सड़कों के जहाँ ट्रैफिक लोड बढ़ता है, अब इतना जितना मैं उत्तर दे रहा हूं उतना ही है, उससे ज्यादा कोई मिलेगा नहीं। हाँ, वो अलग से, हाँ वो अलग से फ्लड के लिए अलग से हमने और सूची मांगी है कि जो फ्लड के समय जो सड़कें टूटी हैं उसकी रिपेयर वो प्राथमिकता पर कराई जाएगी। नहीं, वो लगातार चल रहा है। फिर भी जो रह गई हैं, हाँ रिपेयर की सड़कें सभी कराई जाएंगी, रिपेयर की सड़कें सब कराई जाएंगी। डिपार्टमेंट को भेजिए, उनके पास सारी लिस्ट है, बल्कि उनके एक वेबसाइट पर हर एक सड़क का स्टेटस लिखा हुआ है। आप वेबसाइट निकालिए, उस पर देखिए, सड़क का नंबर देखिए और उस सड़क की स्थिति कब वो बनी थी, कब उसका डीएलपी समाप्त हुआ है और अब उसकी स्थिति वर्तमान में क्या है। और उसके बाद भी अगर उससे संतुष्टि नहीं है तो लिख के देंगे तो उसको हम जरूर चेक कराएंगे। स्पोर्ट्स के नाते कुछ सदस्यों ने, श्री बलबीर सिंह जी ने जो उनके कार्यक्षेत्र में मेडलिस्ट, गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा जी का गांव खंडरा, इसके अंदर अंतर्राष्ट्रीय खेल स्टेडियम की घोषणा मैंने स्वयं की थी। तो वहां जमीन पर जो 2 हिस्से वहां जमीन के हैं, 50 एकड़ पंचायती लैंड है, 15 एकड़ है। तो गांव के लोगों की इच्छा है कि 15 एकड़ पर वो जमीन, वो अंतर्राष्ट्रीय खेल स्टेडियम बनना चाहिए।
लेकिन उस 15 एकड़ पर कोई केस आपस में गांव के विवाद के कारण से न्यायालय में है, तो अब रेवेन्यू कोर्ट में ही, तो रेवेन्यू कोर्ट में हम उसका जल्दी फैसला करा करके, हालांकि जिन्होंने केस किया उन्होंने वर्बली मान भी लिया है कि हम अपना केस वापस ले लेंगे और बहुत जल्दी उस 15 एकड़ के ऊपर ही जो गांव के लोगों की इच्छा है, सारे हमारे ध्यान में हैं। देखिए अब बहुत विषय आए हैं, एक एक का जवाब नहीं, जो मेरे पास उत्तर बन के आ गए हैं, बैठिए, जो उत्तर आ गए हैं वो बता रहा हूं, हर एक का संभव नहीं है जवाब देना, तो उसका अलग से जैसे जवाब आएगा आपको भेज दिया जाएगा। अभी जो मेरे पास जवाब आया है मैं दे रहा हूं, बैठिए। अरे नहीं, इस समय मेरे पास जवाब है, मैं क्या करूंगा, आखिर डिपार्टमेंट से जवाब लिख के आते हैं, वो जितना आ गया मैं आपको दे रहा हूं। अभी शाम तक और आप बोलेंगे, कोई ऐसा तो नहीं हाथ हाथ आएगा, जवाब आपको सब भेजे जाएंगे, सब जवाब भेजे जाएंगे। ऐसा ही एक अटेली कॉलेज का ऑडिटोरियम सीताराम यादव जी ने यह विषय रखा है, वो भी 8 जनवरी 2019 को 6 करोड़ 70 लाख रुपए की राशि स्वीकृति जारी कर दी गई है, जिसका निर्माण 36% कार्य हो चुका है। 30 अप्रैल 2024 तक ये कार्य जो है पूरा हो जाएगा। फिरोजपुर झिरका के अस्पताल में सीआर मशीन, इसकी एक शिकायत है, तो ऐसी ममन खान ने जो शिकायत रखी है, इसमें भी उस मशीन का, जो सीआर मशीन की बात कही गई है, खरीद हेतु इंडियन हरियाणा मेडिकल सर्विस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पास भेजा जा चुका है और खरीद की प्रक्रिया ये भी हाई पावर परचेज कमेटी के समक्ष ये अभी उसकी प्रक्रिया पूरी हो गई है। बहुत जल्दी स्वास्थ्य संस्था इस मशीन को खरीद करके वहां उपलब्ध करा देंगे। बल्लभगढ़ में श्री नरेंद्र गुप्ता जी ने ये विषय रखा है, उसमें भी 2 जानकारियां हैं। सेक्टर 2 बल्लभगढ़ में एक पॉलीक्लिनिक का निर्माण एचएसवीपी द्वारा करवाया जा रहा है। 7 करोड़ 13 लाख रुपए की लागत आएगी और उसका फाउंडेशन का काम वो चल रहा है। सेक्टर 7 फरीदाबाद में सीएमओ कार्यालय का निर्माण 41 करोड़ 79 लाख रुपए का एस्टीमेट तैयार किया जा चुका है, निर्माण कार्य जल्दी शुरू हो जाएगा। चिरंजीव राव इन्होंने विषय रखा था कि रेवाड़ी में 200 बिस्तर का अस्पताल, 150 बिस्तर अस्पताल भी उस पर काम वहां बना हुआ है। 200 बिस्तर अस्पताल के रूप में स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। जगह के अभाव के कारण वर्तमान अस्पताल परिसर में अन्य 50 बिस्तर के विस्तार की गुंजाइश नहीं है, इसलिए गोकलगढ़ गांव में 50 बिस्तरीय परिसर के निर्माण के लिए 5 एकड़ जमीन की पहचान कर ली गई है। जल्द ही पंचायत के साथ मिलकर आगामी कार्रवाई कर ली जाएगी। इसी प्रकार अभी एक कार्यक्रम देश भर में चलाया गया, आजादी का अमृत महोत्सव। उस आजादी के अमृत महोत्सव में भी जो अभी कुछ 2 महीने पहले समाप्त हुआ है, तो वहां की जानकारी मिली है कि शहीदों की याद में चलाए गए इस कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा हरियाणा स्टेट को बेस्ट परफॉर्मर स्टेट का ये अवार्ड दिया गया है। 31,000 इवेंट्स इस कार्यक्रम की हरियाणा में ये हुई है। ऐसे ही हरियाणा एक ऐसा प्रदेश बन गया है कि जहां रेलवे विद्युतीकरण इसका 100% कार्य हो चुका है। अब रेलवे विद्युतीकरण की कोई लाइन ऐसी नहीं है जिसमें विद्युतीकरण जिसका न हुआ हो, तो 100% यानी ये कार्य करने वाला हरियाणा जो है ये पहला प्रदेश ये बन गया है। 2015-16 में हरियाणा में गरीबी दर ये 11.88% ये आंकी गई थी। उसके मुकाबले में अभी 2019-21 का जो एक आंकड़ा आया है वो 7.07%, अर्थात 4.5% से ऊपर ये आंकड़ा कम हो गया है। और एक रिपोर्ट की, इस रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा में 14,29,341 लोग गरीबी रेखा से बाहर हो गए, अर्थात उससे ऊपर हो गए हैं। तो इस प्रकार की एक महत्वाकांक्षी एक रिजल्ट जो है हमारे लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। हम हालांकि प्रदेश में गरीबी रेखा जो सारे देश में कहीं नहीं है, इसका जो आर्थिक मापदंड बदल करके जो सारे देश में इस समय 1,20,000 रुपया है, हमने हरियाणा में उसको 1,80,000 रुपया किया है। अर्थात अगले 60,000 रुपए की इनकम वाले लोग भी वो गरीबी रेखा में ला करके हमने जो उसके राशन भी बढ़ाए हैं, आयुष्मान कार्ड भी बढ़ाए हैं। हालांकि केंद्र में अभी 1,20,000 के ही आंकड़े को मान्यता मिल रही है। हमने 1,80 तक जो और परिवार जुड़े हैं उसका चाहे
आयुष्मान भारत का विषय हो, चाहे राशन का विषय हो, चाहे बाकी विषय हो, वो हरियाणा सरकार अपने बजट से करेगी। इस प्रकार का हमने प्रावधान किया है। धन्यवाद। श्री नीरज शर्मा जी, नहीं, नीरज शर्मा जी, नीरज शर्मा। धन्यवाद। ऐसे आपका समय है, आपका टाइम, उनका टाइम नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये कोई मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, खिलाड़ियों की बात है। नीरज जी, आपका समय हो गया, देखो उधर देख लीजिए। आपने 0 आवर के अंदर बोल लिया जो बोला। आप 0 आवर कर दिया, दूसरों का 0 आवर क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? नहीं, आप दूसरों का 0 आवर क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? हर चीज का कोई 0 आवर के अंदर बोला गया, हर प्रश्न का जवाब आएगा, ऐसा नहीं है। आपने जो कहना कहा है। नीरज जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं सिर्फ एक तो ये कहना चाह रहा हूँ, पता नहीं क्यों मेरे प्रश्नों में एग्जम्पशन सबसे ज्यादा मांगी जाती है, चाहे प्रकाश सिंह कमेटी की बात करूं या और प्रश्नों की करूं। और अध्यक्ष महोदय, मैंने इस हाउस में इजराइल दौरे को लेकर 2 बार प्रश्न लगाया कि उद्देश्य क्या था, दोनों बार अलग अलग उद्देश्य बताया गया। तो ये इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखा जाए कि क्यों इजराइल के संग ऐसा हुआ है। जो IPS अधिकारी हमारे यहाँ गए हैं, बार बार सरकार उसको छुपाने का प्रयत्न कर रही है। और तीसरा अध्यक्ष महोदय, 200 करोड़ के घोटाले में जहां तक जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार की बात है, मैं ये टेबल भी करूंगा, कागज मेरे को हाउस से ही मिली है। अब तो CAG भी कह रही है उसमें 200 करोड़ का घोटाला हुआ है और सरकार सिर्फ 20 करोड़ की जांच कर रही है। और जबकि ये हाउस में मुझे जवाब मिला है किस किस अधिकारी ने कितनी पेमेंट पे साइन करे हैं। और बहुत हैरानी की बात है कि 44 चेक तो ऐसे हैं नगर निगम के जिनका यही नहीं पता कि साइन किसने करें। 20 करोड़ रुपए के चेक नंबर बता रहे हैं, बैंक की डिटेल बता रहे हैं। इससे ज्यादा हास्यास्पद कोई स्थिति हो नहीं सकती। और ये मैं टेबल करूंगा, मंत्री जी को भी अलग से दे दूंगा। उसके अलावा हमारी NIT विधानसभा में NCAP का फंड आया था भारत सरकार की तरफ से, सबसे पोल्यूटेड शहर होने की वजह से। उसके अंदर हमारा नेत्राम सरिया रोड, वैद रोड, इनका काम नहीं हुआ जनाब। एक और घोटाला हो गया। पूरी नगर निगम में 25,000 पेड़ लगने की गुंजाइश नहीं है और मेरी अकेले की विधानसभा में 25,000 पेड़ लगा दिए गए। हालांकि वो मैंने शिकायत दे रखी है, देखो उस पर क्या कार्रवाई होगी। और अध्यक्ष महोदय, मैं एक चीज और कहना चाहता हूं, खास तौर से ब्यूरोक्रेसी को लेके कि जो चले हमारी राह वो नौकरशाह। इतना भी पंगु ना बनाइए। जिले के DC, मैं नाम लेके बताता हूं, पलवल जिले के, हमको फोन करके कहते हैं जी मुख्यमंत्री जी की रैली है, कितनी बसें भेज दें। अब विधायकों का काम क्या ये रह गया? कोई सरकारी फंक्शन है, आप प्रॉपर गजट नोटिफिकेशन लगाइए, मीटिंग करिए, हमसे सलाह करिए और उसके बाद किसी के काम की सिफारिश करो। मैं तो जी ये काम सिर्फ मुख्यमंत्री जी के कहने पे करती हूँ और किसी के कहने पे नहीं करती हूँ। भाई होने वाला है तो आप आम आदमी के कहने पे भी करो और नहीं होने वाला है तो भाई किसी के भी कहने पे नहीं करो। इस चीज की गरिमा का जरूर ध्यान रखा जाए। मैंने ये ऊपर सचिव स्तर पे भी कंप्लेंट दी है, आपको भी दे रखी है, मुख्यमंत्री जी तक को भी बताइए। और तीसरा अध्यक्ष महोदय, जो ये 75% आरक्षण का मुद्दा है, इसके अंदर मैंने प्रश्न लगाया था, जो जवाब आया है। हमारे AG साहब 1 या 2 बार पेश हुए। अगर जो हर पेशी पे पेश होते तो शायद हमारे हरियाणा के बेरोजगारों को जो 75% का हक यहाँ से मिला वो जरूर मिल पाता। और एक मुद्दा मेरा, जो अमेरिका में हमारे साथी लोग जा रहे हैं डंकी के माध्यम से, बहुत बच्चे वहां पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री जी कोई एक ऐसा दफ्तर या कार्यालय यहाँ से जरूर अटैच किया जाए कि उन बच्चों के सुख दुख में वो काम आए। और अंत में अध्यक्ष महोदय, पत्रकारों की जो पेंशन सरकार ने लागू की है, उस पेंशन के अंदर 3 नई चीजें जोड़ दी हैं कि किसी पत्रकार की खुदा ना खास्ते डेथ हो जाए, उनकी वाइफ को पेंशन नहीं मिलेगी। एक घर में 2 पत्रकार हैं, दोनों एक्रीडेटेड हैं तो एक को मिलेगी। या किसी पे FIR दर्ज है तो उसकी पेंशन को खत्म की बात है। कई पत्रकार साथियों की रिक्वेस्ट है, उस पर सरकार सहानुभूति पूर्वक विचार करे। और अध्यक्ष महोदय, बाकी सब तो जिले मांग रहे हैं, SDM की मांग रहे हैं। मैं तो इतनी लाखों की आबादी के बावजूद एक तहसील मांग रहा हूं कि मेरे यहाँ सिर्फ एक तहसील बना दी जाए और ग्रामीण क्षेत्र को पैसा दे दो, बाकी मेरा पड़ा हुआ माना जाए। धन्यवाद। श्रीमती रेणु बाला जी।
धन्यवाद अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी, सबसे पहले तो मैं आपको कहना चाहती हूँ कि मेरे हल्का सढौरा में गांव पाबनी कला के पास चेतंग नदी के साथ एक बरसाती नदी बहती है, जिसका पानी गांव पाबनी कला में, बाल छप्पर में, कोतरखाना में, मुसिम्बल में, राजपुरा में और पीर्थी का माजरा और इन माजरों के साथ छोटे छोटे माजरा उसमें और गांव बने हुए हैं, बम्बोल व अकालगढ़ का माजरा, जिसमें 2-2.5 हजार एकड़ भूमि और उसकी फसल जो खराब हो जाती है। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि इन गांवों में पानी की निकासी के लिए उचित समाधान किया जाए, जिससे किसानों को राहत मिल सके। और अध्यक्ष जी, दूसरा मैं कहना चाहूंगी कि जो मेरे हल्के में सड़कें सरकार द्वारा मंजूर की गई और एक कच्चे गोहर जो मंजूर किए खेत से खेत जोड़ने का, लेकिन मैं आपको कहना चाहूंगी कि उन सड़कों का टेंडर भी हो चुका है। खास करके मैं गांव कलावड़ की बात करूंगी। उस सड़क के ऊपर कुछ भाजपा जो नेता हैं या कार्यकर्ता वहां के हैं, उस सड़क के ऊपर इतनी राजनीति कर रहे हैं कि अधिकारियों के साथ मिलकर उस सड़क को बनने नहीं दिया जा रहा है। और ऐसे ही कच्चे रास्तों की अगर मैं बात करूं, उन रास्तों के भी टेंडर हो चुके हैं, लेकिन उन रास्तों के ऊपर आज तक भी काम नहीं लगाया गया। तो ये अधिकारी हो चाहे वो उनके ठेकेदार हो, सबकी मिली भगत से सढौरा के जो विकास काम होने हैं उनको रोका जा रहा है। सरकार इस तरफ भी ध्यान दे। और माननीय मुख्यमंत्री जी भी बैठे हैं, मैं आपसे भी अपील करूंगी कि सढौरा की तरफ ध्यान दे, उसकी तरफ अनदेखी ना किया जाए। दूसरा मैं आपको कहना चाहूंगी कि अपने जो सढौरा में माननीय मुख्यमंत्री जी अपने हॉस्पिटल की घोषणा करके आए थे 2016 में। हर सेशन में मैं ये मुद्दा बोलती हूँ, जिसमें आज तक भी इस हॉस्पिटल की जो फाइल है वो ठंडे बस्ते में पड़ी हुई है और ना ही वहां पे डॉक्टर की सुविधा है, ना ही कोई मशीनरी की सुविधा है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, आपकी की हुई घोषणा है उसको जल्द से जल्द पूरा करें ताकि वहां के गरीब लोगों को सुविधा मिल सके। और दूसरा मैं कहना चाहूंगी कौशल रोजगार, कौशल रोजगार में युवाओं को SC, ST और OBC के जो युवा बेरोजगार हैं उनको आरक्षण देकर रोजगार दिया जाए। और तीसरा एक मैं कहना चाहूंगी गेस्ट टीचर की बात, सरकार ने बनने से पहले वादा किया था कि इन सभी गेस्ट टीचर को नियमित किया जाएगा और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इन गेस्ट टीचरों को आश्वासन भी दिया था, लेकिन आज तक भी वो आश्वासन उनको पूरा नहीं किया गया, उनको नियमित नहीं किया गया। तो उनको पक्का करके उनको सुविधाएं दी जाए। और बेरोजगारी, आज प्रदेश में बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है कि आज हमारे बच्चे बेरोजगार होकर आज अपना देश छोड़कर मजबूर हैं जाने के लिए विदेशों में। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि हमारे हरियाणा प्रदेश में भी हमारे युवाओं के लिए रोजगार का प्रावधान किया जाए। दूसरा नशा, आज प्रदेश में नशा इतनी बुरी तरह फैल चुका है। मैं कहना चाहूंगी कि जैसे हम कहते थे कि उड़ता पंजाब नहीं, लेकिन आज हमारा हरियाणा उड़ता हरियाणा इस नशे के कारण हो चुका है। मैं अपने ही जिले की बात करूंगी कि जिसमें एक शराब के नशे से हमारे जिले में बहुत सारी डेथ हुई है और उसके अलग एक चिट्टा नशा जो युवाओं में फैल रहा है और चिट्टे की वजह से हमारे छोटे छोटे बच्चे, हमारे युवा इस नशे की लत में आकर अपने जीवन को और अपने करियर को बर्बाद कर रहे हैं। तो आप सरकार से अनुरोध करती हूँ कि ऐसे नशा बेचने वालों के ऊपर अंकुश लगाए, रोक लगाए, कार्रवाई की जाए ताकि हमारे युवाओं का जीवन बच सके। अध्यक्ष जी, एक मैं कहना चाहूंगी यमुनानगर जिले में जो हाईवे NH 344 बाईपास बना था उसकी पेमेंट किसानों की अभी नहीं हुई। माननीय मुख्यमंत्री जी ने वादा भी किया था और उनकी जो बकाया पेमेंट है किसानों। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। सबसे पहले तो मैं जो है सरपंचों के बारे में कहना चाहता हूं, जिन्होंने बहुत मेहनत करके इलेक्शन जीता है, उनके वो राइट्स बहाल किए जाए, उनको पूरी शक्तियां दें ताकि गांवों का विकास हो सके। इसके अलावा खिलाड़ियों के साथ जो होड़ी जाती, मेरे खुद के गांव के 3 गोल्ड मेडलिस्ट हैं और उनमें एक लड़की बाहर नौकरी करती है, इसलिए उसको कैश अवार्ड नहीं मिलता। ये जो पुरानी नीति जो है, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के टाइम पदक पाओ, पद पाओ, पदक लाओ है और कैश अवार्ड की वही लागू की जाए।
इसके अलावा जो है तो सरकार ने जो MPSW की आज तक भर्ती नहीं की, 8 साल हो गए। ITI की जो भर्ती थी वो स्टे होगी, उसमें 800 के करीब, ये कहते हैं ना पैसे नहीं चलते, पर्ची खर्ची नहीं चलती, 800 के करीब बोगस उसमें है, आज तक वो डिटेक्ट नहीं कर रहे और इसलिए वो लगा नहीं रहे। PTI ड्राइंग टीचर्स की बात है, असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब सिक्योरिटी बात है, इतने साल से ये काम कर रहे हैं उसमें, लेकिन इनका कोई भी पूछताछ भी, इनके ऐड निकाल देते हैं भर्ती करेंगे, वो इतने साल से काम थोड़ी तनख्वाह पे कर रहे हैं। तो इसमें अगर स्कूलों की मैं बात करूं, मंत्री जी नहीं है, मोई का स्कूल जो बताया एक भी कमरा नहीं है, सर्दी में गर्मी में बाहर बैठना पड़ता है कई साल। तो ये इनका विकास की बात करते हैं। और जो है रोजगार कौशल निगम में जो टीचर्स लगाए हैं, एक 80 किलोमीटर 100 किलोमीटर सोनीपत से चल के करनाल में नौकरी करता है, कैसे करेगा 100 किलोमीटर, वहाँ रहता है, कितनी तनख्वाह मिलती है। तो डिस्ट्रिक्ट का कैडर बढ़ा दें, इसको भी यदि जो देनी है तो डिस्ट्रिक्ट में दे, कम से कम वो घर तो आ जा सकता है। तो ये जो है, अब गेस्ट टीचर का मामला है, एक पेंशन जो है बुढ़ापा बुजुर्गों की जो पेंशन, रिटायर्ड पेंशन जो है, उनका परसेंटेज जो है 5%, 10% जो हुड्डा साहब के टाइम जो किया करते कांग्रेस के टाइम, वो इंक्रीमेंट हुआ करती 60 के बाद 65 का 70 का स्लैब थे, उसको बहाल किया जाए। और प्रॉपर्टी ID और ये जो जी का जंजाल जो पैदा कर रखे पोर्टल है, ये पोर्टल में मेरा एक इस पोर्टल में ये आदमी है जिसका ये टैक्स, उसको 38,000 का एरियर आ गया, ये लिखा हुआ इसमें टैक्स का 38,000 का एरियर है, ठीक नहीं हो रहा। और उसके पास सारी रसीदें, ये रसीदें भी उसके पास अप टू डेट, ये रसीदों की कॉपी है, अप टू डेट है, और 38,000 का एरियर आ गया है। लो देखिए भाई पकड़ाइए, तो ये सारी मैं दे दूंगा। तो 38,000 का एरियर ठीक नहीं हो रहा, धक्के खा रहे, कई है ऐसे, कई ये पोर्टल है ना, हाँ भाई ये सरकारी यात्रा आ रही है, ये नहीं, मैं बता देता हूँ, ये टैक्स जो आ रहा है सबका आ रहा है, सबका। मैं तो इन्हें कहो ये टैक्स, ये तो पोर्टल बना रखे इन्होंने, ठीक कर दो। मेरा जो है फैमिली ID का, इसका सारे पोर्टल गलत है, इन्हें कौन ठीक करेगा पता। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, कोई ज्यादा बात नहीं है। टैक्स की बात कही गई है, ये आखिर कभी टैक्स भरेंगे नहीं तो एरियर तो कोई निकालेगा ही। एक टैक्स जो है ये 11-12 का ये 1890 रुपए है, फिर आगे 13-14 का 728 रुपए है, फिर आगे 14-15, 15-16, 16-17, अगर नहीं कोई भरेगा तो टैक्स आएंगे ही। 21-22 का 22-23 21-22 भरा, लेकिन पिछला एरिया निकला, पिछला भी भर रखा है, जो पिछला एरिया निकला तो भी रसीदें देखो ठीक है, मिलवा लेंगे, लेकिन अगर ऐसा पिछला निकला उसकी बात इस प्रकार से रखेंगे। देखिए कुल मिलाकर के इस सारे विषय को आप कितनी रसीदें, नगर परिषद की भी है, देखो नगर परिषद की भी है, नगर पालिका की भी, वही रखनी चाहिए, सच्चाई को छुपाना नहीं चाहिए। नगर पालिका की भी है, नगर परिषद की भी है, दोनों देखो। सच्चाई छुपाई गई नहीं, अफवाह उड़ाई गई, कहानी कुछ और थी, सुनाई कुछ और गई। नहीं आप लाओ, चलो सुनो, नहीं आप इसको ऐसे नहीं करोगे। मैंने जो स्टन में बात कही है इसका मायने है, मैं वैसे नहीं था, आप देख लो। नहीं यहाँ पर देखो, इसमें बयान ये गलत है, ये सरकारी गलत रसीदें हैं, आप देखो, बयान दे दो गलत है, गलत बात। किरण चौधरी अध्यक्ष जी, ये जो स्टेडियम की बात अभी मुख्यमंत्री जी कह रहे थे, हम मेरा स्टेडियम है ये सालेवास में, देवराला, गोलागढ़ और भानगढ़, इसकी मैंने लिखत में दी हुई है, और हर विधानसभा में 0 आवर में, और तो कभी टाइम मिलता नहीं, 0 आवर में मैंने इसकी उठाई है कि ये पंचायत ने पैसे जो हैं दे दिए हैं, उसके बावजूद ये नहीं हो रहा। अब हमारा इलाका वो मिनी क्यूबा माना जाता है, और हमारे खिलाड़ियों के साथ अगर ऐसी जाती होगी कि पंचायत पैसा भी डाल दे और उसके बाद भी स्टेडियम ना बने, तो ये तो बहुत ज्यादा जाती है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी ये प्लीज इसका तुरंत ये जो
3-4 गांव हैं हमारे, इनके अंदर स्टेडियम बनाया जाए। हमारे गांव के अंदर जो है एक्यूट ड्रिंकिंग वाटर की शॉर्टेज है। एक बारी आता है 4-5 दिन में। दिनोद, बापुड़ा, तोशाम, संडवा, ये गांव ऐसे, बापुड़ा ऐसा गांव है जहां 70 से ज्यादा गांव को ये सप्लाई करा करता था। एशिया का सबसे बड़ा जो था सप्लाई जो है यहाँ से हुआ करती थी। लेकिन जो है आज जो है बापुड़ा में भी लाले पड़ रहे हैं, पानी पीने के बुरे हाल हो रहे हैं। तो ये पानी का जो है सिलसिला थोड़ा सा ठीक करवाया जाए। एक बात और, ये रीमॉडलिंग वर्क ऑफ बिडोला माइनर, इसके बाद ये भी मैंने बहुत बारी यहाँ पर उठाया है, बार बार उठाया, कहा गया कि काम चल रहा है, मंत्री जाके बोल के आए ये ठीक हो गया, सब कुछ हो गया। 2 साल से ये कार्रवाई हो रही है, लेकिन अभी तक इसका कोई काम पूरा नहीं हुआ है। हालात ये है कि पटौदी कला, पटौदी खुर्द, बादलवाला और बिडोला, यहाँ पर पानी की इतनी जबरदस्त किल्लत है कि लोगों को 700 रुपए का जो है एक टैंकर मंगवाना पड़ता है पीने के लिए। महंगाई का आलम है, महंगाई का दौर है, उसके ऊपर जो है पानी पीने के लिए पैसा देना पड़ता है। इक्वल पे इक्वल वर्क की बात जो है गवर्नमेंट ने कही है कि भाई ये क्लियर नोटिफिकेशन हम कर रहे हैं। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने भी ऑर्डर कर दिया है फॉर इक्वल पे इक्वल वर्क पॉलिसी जो है। लेकिन ये जो हमारे आयुष डॉक्टर्स हैं, ये इनके लिए जो है ये पॉलिसी क्यों नहीं लागू हो रही? इनको भी इक्वल पे इक्वल वर्क की बात जो है वो करिए। इसी तरह से जो है इतनी जबरदस्त डिस्पैरिटी है ये मानदेय में, जिला परिषद मेंबर्स में और म्यूनिसिपल काउंसिलर्स में, जिनको जो है 12,000 रुपए दिया जाता है। यहाँ जिला परिषद मेंबर जो हैं उनके जो ये वोट्स हैं वो ये म्यूनिसिपल कॉर्पोरेटर से ज्यादा हैं, फिर भी उनको मानदेय जो है उनको कम मिल रही है। इलीगल माइनिंग इतनी जबरदस्त हो रही है अध्यक्ष जी, एनजीटी ने अभी अखबार में मैं पढ़ रही थी, इतना जबरदस्त कहते टिप्पणी करी है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इसका संज्ञान लिया है और डायरेक्शंस दिए हैं कि भाई ये जो अनऑथराइज्ड स्टोन क्रशर जो चल रहे हैं, इलीगल माइनिंग हो रही है महेंद्रगढ़ में, चरखी दादरी में, मेरे इधर तोशाम हल्के के अंदर भी, ये जो है दिस इज कंटिन्यूइंग अनअबेटेड, लेकिन इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करी जा रही है। और इसका नतीजा ये हुआ है कि ये आउट ऑफ 128 हिलॉक्स ऑफ अरावली, 31 हिलॉक्स हैव बीन कंप्लीटली फ्लैटन। तो ये आप समझ सकते हैं कि ये यमुना रिवर का भी जो है उसने कोर्स अपना चेंज कर लिया है, क्योंकि इतनी जबरदस्त तरीके से माइनिंग हो रही है। मैं तो कहूंगी सीबीआई से इसका जो है आप अच्छी तरह से इस पे वो करवाइए। साथ ही साथ अध्यक्ष जी, ये जो है फ्यूल सरचार्ज एडजस्टमेंट एफएसए जिसको कहते हैं, वो लेवी करे जाते थे लोगों के ऊपर, कंज्यूमर के ऊपर, जब स्टेट जो है खुद अपनी पावर जनरेट करती थी। इतने महंगे बिजली के बिल आ रहे हैं कि लोगों को देना दुर्लभ हो रहा है। अब जो है इलेक्ट्रिसिटी जो है वो आउटसोर्स करी जा रही है डीएचबीएन से, बीवीएन से, और फिर भी ये जो एडिशनल चार्ज जो है 0.47% जो है पर यूनिट, 0.47 पर यूनिट, उसको जो है लिया जा रहा है इन द नेम ऑफ एफएसए। तो ये एफएसए को तो तुरंत जो है विड्रॉ करना चाहिए ताकि लोगों को इसकी राहत मिले। ये जो इतने लंबे चौड़े बिल आ रहे हैं वो जो है उनसे राहत मिले। साथ ही साथ अध्यक्ष जी, नए इलेक्ट्रिक कनेक्शन जो है लमसम अमाउंट जो है वो सिक्योरिटी, ये इसी का वो है, लमसम डिपॉजिट दी जाती है। देखो 4 और जो है 4:11 और दिए जा रहे हैं, तो ये तो बहुत जाती है अध्यक्ष जी, इसको भी जो है सारा ठीक करा जाए। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आजकल तो घड़ी आप ही देख लिया करो, मेरे को बताने की जरूरत। मुझे सदन में आपने बोलने का मौका दिया, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। इसके साथ ही मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी का धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने कुरुक्षेत्र में गीता जयंती का उत्सव 2014 से पहले लगभग 5,000 लोग आते थे, आज 50 लाख लोग गीता जयंती के अवसर पर आते हैं। मैं मुख्यमंत्री जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और मैं सदन में ये भी बताऊंगा कि आदरणीय मलिक साहब ने कहा था कि हमारे पास गीता जयंती के कार्ड नहीं पहुंचे। मैं कहूंगा कि उनके पास उनके जो उनका हेड थे उनको देखे हैं, सबको देखे कार्ड, आज भी दिए हैं, पहले भी दिए हैं। तो मैं निमंत्रण करूंगा कि आप सब गीता जयंती के अवसर पर वहां पर पहुंचे, आपका पूरा वहां पर मान सम्मान किया जाएगा। मैं साथ ही कहूंगा गीता जयंती के अवसर पर जहां पर 5,000 लोग आते थे, आज 50 लाख लोग आते हैं। तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी बैठे, मैं धन्यवाद करूंगा कि कुरुक्षेत्र का जो बाईपास है उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट ने पास कर दिया, लेकिन भारतमाला 2 में वो रखा हुआ है। मैं निवेदन करूंगा उसको थोड़ा सा जल्दी से जल्दी बनवाया जाए भारतमाला 2 में। साथ ही मैं कहूंगा इस तरह कि हमारा एक सर्किट हाउस है, उसके लिए भी मैंने
रिक्वेस्ट करी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब चले गए हैं कि क्षेत्रा में सर्किट हाउस की बहुत जरूरत है कि 20 बेड का हमने रिक्वेस्ट करी है, क्योंकि वहाँ पर टूरिस्ट बहुत आ रहा है, बहुत से साउथ के मंदिर भी आ रहे हैं, भीम का मंदिर आया, श्री कृष्ण अर्जुन का मंदिर आया, तो बहुत से मंदिर वहाँ पर आ रहे हैं, तिरुपति बालाजी का मंदिर है। तो मैं अनुरोध करूंगा कि वहाँ पर सर्किट हाउस होना बहुत जरूरी है। इसके साथ ही हमारी यूनिवर्सिटी आयु यूनिवर्सिटी जो कि 100 एकड़ में फतेहपुर में बननी थी, उसके लिए बाउंड्री वाल तो हो चुकी है, लेकिन उसका कार्य अभी पेंडिंग है। मैं अनुरोध करूंगा कि आयु यूनिवर्सिटी का कार्य बहुत जल्दी से जल्दी करवाया जाए। इसके साथ ही हमारा अभी मेरे साथी ने रखा था कि पिपली के अंदर एक बस स्टैंड है, वो आदरणीय ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बैठे, आदरणीय मूलचंद जी, आदरणीय मुख्यमंत्री बैठे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि पीपी मॉडल पर वो बनना है, उसको भी जल्द बनाया जाए। वो बहुत समय हो गया है, कम लगभग 29/5/2023 मुख्यमंत्री जी की घोषणा है। इसके साथ ही एक हमारा अंडरपास है डोडाखेड़ी गांव के अंदर, उसके अंदर क्या होता है कि लोगों की जमीन दोनों साइड में है, लोग उससे उधर जा नहीं सकते। मैं अनुरोध करूंगा कि वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर चले गए हैं, तो अंडरपास का कोई रास्ता दे दिए, कम से कम लोग निकल सके उसके अंदर से, मैं रिक्वेस्ट करूंगा। इसके साथ ही मैं ये कहूँगा कुछ हमारे सफाई कर्मचारी हैं, उनके कुछ एरियर पेंडिंग है नगर पालिकाओं में और नगर निगमों में, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा उनका भी करवाया जाए। इसके साथ ही मैं ये कहूँगा कि मुख्यमंत्री जी ने कुरुक्षेत्र के अंदर 2 लेजर शो मेरे सामने, एक विराट सूप पे लेजर शो और एक वाटर स्प्राई लगाया है और टिल्डा कंपनी ने। मैं चाहूंगा दोनों महाभारत के थीम पर बने हुए हैं, अनुरोध करूंगा कि वो दोनों लेजर शो अवश्य देख रहे हैं, एक 22 मिनट का है, एक 35 मिनट का। इसके साथ ही 250 करोड़ की लागत से भी एक थीम पार्क बन चुका है, उसका भी बहुत जल्दी उद्घाटन होने वाला है, वो भी देखने वाला है। तो मैं आपसे कहूंगा कि आप उस क्षेत्र में आइए और आके गीता जयंती का उत्सव भी देखिए। ये क्षेत्र के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा बनाया गया है, उसको जरूर अवश्य देखने आए। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका बहुत आपने मुझे समय दिया, मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। श्री नसीम गोयल जी, श्री मोहम्मद इलियास जी। चलो गोयल साहब की हाजिरी में मुझे मिला, तो मैं इसका भी आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। नहीं, अगर आपका नंबर है तो बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बोलने का टाइम दिया। अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मेरे से पहले है अध्यक्ष महोदय, मेरे माननीय साथी श्री आफ्ताब जी ने जो 31/7 को हमारे यहाँ मेवात में जो घटना हुई थी, उसके बारे में बड़े तफसीली तौर पर आपको भी अवगत कराया, हाउस को भी अवगत कराया आपके द्वारा। तो मैं उसी बात में अपनी बात जोड़ता हूं। और अभी भी इसी महीने की 11 तारीख को जो हमारे युवा बच्चे वहां गिरफ्तार किए हुए थे, जो वहां जेल के अंदर समय गुजार रहे थे, जिनकी जमानत नहीं हुई थी, वहां जेल प्रशासन ने, मैं नहीं समझता कि उनका कोई दोष था, ना अभी तक कोई बात ऐसी आई, उनको इतनी बुरी तरह पीटा बेरहमी से कि जिनकी नलड मेडिकल कॉलेज में उनका मेडिकल कराया और अभी तक उनका किस तरीके से देखिए, जहां तक 3 दिन की स्तर की बात है, वो तो इन डिटेल में कल बात करूंगा आपको। ठीक है, क्योंकि एक 5 मिनट काम नहीं। और तुम्हारे आज मैं असेंबली में जा रहा था, तो आपने बहुत सारे ने पूछा था, मैंने कहा मैं बाद में आऊंगा। ठीक है, आपको कोई सवाल हो तो मेरे पूछ लेना। ठीक, कोई सवाल हो पूछ लेना।
जो नोकझोंक हुई थी गीता बुक्कल में और मुख्यमंत्री में, ये किस तरह से जो मामला है जैसे वापिस करवाने का जो सदन का किस तरह से वापिस नहीं, बीएसपी ने फैसला किया क्योंकि ये पहली दफा ऐसा हुआ था कि आपस की बातें, विधानसभा के अंदर की बातें किसी जज को रेफर करी ताकि उसकी कोई जुरिडिक्शन नहीं है। तो ये महसूस हुआ कि बीएससी में ये फैसला हुआ पे रिव्यू किया जाए और एक कमेटी बनाई जाए इसकी अध्यक्षता में, शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में 3 मेंबर कमेटी होगी, वो इस चीज का वो करेगी, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी वही होगी। तो वो प्रस्ताव वापिस हो गया कौन सा? जैसे करवाने का फैसला लिया नहीं, तो अब स्पीकर के उस पे है, दे रखा है, लेकिन क्योंकि 2 जगह वो नहीं हो सकती एक बात, हाउस की कमेटी है वो, तो उसमें ये है जो प्रिविलेज मोशन दिया था वो टर्म ऑफ रेफरेंस बन जाएगा उस कमेटी के लिए। कौन कौन से मेंबर्स हैं सर 3 मेंबर्स की कमेटी के अंदर? देखिए, तो स्पीकर ने फैसला करना है। एक अध्यक्ष तो कंवरपाल जी होंगे शिक्षा मंत्री, एक हमारी तरफ से होगा मेंबर, एक उनकी तरफ से होगा दुष्यंत। इसके अलावा सर आज जिस तरीके से 2015 से लेकर अब तक के भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर जो सदन में सवाल रखे गए थे, उन सवाल जवाबों से आप कितने संतुष्ट दिखाई दिए? जो बहुत से विधायकों द्वारा कहा गया कि आंकड़ों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। जवाब है ही नहीं इनके पास, इसमें कोई 2 राय नहीं है। ये नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट है और भ्रष्टम सरकार है। आज निलंबन भी हुए सर, लोकसभा में भी 72 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को निलंबित किया गया उस पर। आज मैं उसके बारे में क्या कहूँगा, मेरे को पता नहीं किस लिए क्या है, लेकिन प्रजातंत्र में ये ऐसे कदम कभी कभी उठाए जाते हैं। आज से मेरे ख्याल में 89 में हुए थे इतने मेंबर, इसके आसपास। इतने ज्यादा नंबर सस्पेंड करना कोई समझ से बाहर है मेरी बात। आप बार बार आरोप लगाते हैं कि नौकरियों में भ्रष्टाचार हुआ है। कल मुख्यमंत्री जी ने गीता पर कदम उठाकर कहा था कि अगर कोई भ्रष्टाचार करेगा नौकरियों के मामले में तो उसको बर्खास्त करने का काम किया जाएगा। हाँ, तो वह है, मतलब भ्रष्टाचार तो हो चुके, परचून की तरह बिके हैं। हम देखेंगे। मैंने एक वो दिया था व्हाट्सएप, उस पर क्या कार्रवाई हुई, जिससे वो बात कर रहा था उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई, वो देखेंगे ना भाई। कोई ऐसा दिखाया किया है क्या इनने? 9 साल हो गए, कितनी बार पेपर लीक हुए, कितनी बार सिलेक्शन वो हुई, कितनी बार शिकायत आई भाई परचून की तरह नौकरियां बिकी हैं, कितने पे कर दिया इन्होंने। बेटा साहब, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री की टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने संसद के अंदर, संसद में जो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री की कल्याण बनर्जी टीएमसी के जो सांसद हैं, और उस समय जो राहुल गांधी थे वो उनकी तस्वीर बना रहे थे, तो इस तरह की घटना पे आप क्या कहेंगे? देखिए, जो संसद के अंदर की घटना होती है उसको मैं डिस्कस नहीं करता। परिसर में नहीं थे, बाहर का सस्पेंशन के बाद उनको नेम कर दिया था, उसके बाद बाहर संसद परिसर में ही थे, मतलब हाउस में नहीं थे, उसके बाद नहीं, वो तो आपस में बैठे होंगे, बात कर रहे होंगे। कोई धनखड़ साहब थे वहाँ पे हाउस में, कोई ऐसी कार्रवाई की तो हाउस में ऐसी कोई बात की जाए तो बात दूसरी है। साहब, आज दिल्ली में इंडिया अलायंस की बैठक हो रही है, इंडिया अलायंस की बैठक हो रही है, सारे पार्टनर बुलाए गए हैं और उसमें सीट शेयरिंग भी एक एजेंडा में शामिल है। सर, क्या आलाकमान ने राय ली है या स्टेट लीडरशिप से कि हरियाणा में क्या होना चाहिए? समय आएगा जब राय लेंगे, आज तो चर्चा हुई, जो होगा उसके बाद ही चर्चा होगी। पहले एक फैसला तो होना, लेकिन अभी तो बात हुई है और ये अच्छा कदम है, क्योंकि प्रजातंत्र में पक्ष विपक्ष दोनों मजबूत होने चाहिए। इंडिया के जो पार्टनर हैं, जो अलायंस की बात है, वो कहीं पहुंचते हैं, प्रशिक्षण देते हैं, तो एक प्रजातंत्र में एक मजबूत कदम होगा वो। और जहां तक सीट शेयरिंग की बात है, उसकी चर्चा शुरू करेंगे। ये बातें टेबल पे बैठ के होती है, आप लोगों के साथ बैठ के नहीं होती। टेबल समय आएगा जब बात करेंगे। जो सस्पेंशन हुई है एमपीज की, उसके ऊपर बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस के राज में भी हुई थी। है जी, जो सस्पेंशन हुई है इतने ज्यादा एमपीज की, बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस
के राज में भी हुई थी जब कांग्रेस की सरकार थी। तो नहीं, मेरे ख्याल में इतनी लार्ज जो सस्पेंशन हुई 89 में हुई थी। 89 को कांग्रेस 89 में तो जो थी कोई कारण हुआ होगा उस टाइम। हुड्डा साहब, बेरोजगारी को लेकर मुख्यमंत्री ने आज जो PLFS के आंकड़े बताए कि पड़ोसी राज्यों हिमाचल का जिक्र करें, पंजाब का जिक्र करें, उनसे कम बेरोजगारी दर। देखिए, मैं आंकड़े कहाँ से लाए वो पता नहीं, मेरे पास तो नीति आयोग के आंकड़े। हरियाणा बेरोजगारी में वन ऑफ द हाईएस्ट है 9%, और जबकि 2014 में मैंने कहा, हाउस में भी कहा 2014 में 2.9 थी, अब 3 गुना बढ़ गई। बेरोजगारी तो बढ़ी है, इसमें मेरे थोड़ा ये तो नीति आयोग के भी आंकड़े हैं, CMI के भी आंकड़े हैं। CMI को तो मानते नहीं जी, तो नीति आयोग को तो माने। हुड्डा साहब, हरियाणा के जो खेल मंत्री संदीप सिंह, उनको लेकर